You guys started first in 2003 and it failed for some reason and then you guys started 2007 और उसके बाद बहुत अच्छा किया। तो ऐसा क्या आपने रियलाइज किया कि 2003 में आपने गलत किया था? 2003 I was just 23 years old. ज़्यादा नाइव थे, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रिंसिपल्स की बहुत कम थी एंड डेयरी काफ़ी ट्रिकी बिजनेस था। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो दो ब्रदर्स हैं, मिस्टर जय अग्रवाल एंड मिस्टर अनुज अग्रवाल, जिन्होंने डेयरी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 18 ईयर्स इन्होंने हज़ारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। एंड आज हम बात करेंगे डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में एंड एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसे होता है जो उसको सक्सेसफुल बनाता है, इसके बारे में। सो व्हाई यू स्टार्टेड विद डेयरी? हम लोग को थोड़ा सा एक फेयर बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी हम लोगों को, ये सोचा कि चलो ठीक है, इसको करके देखते हैं। पहली चीज़, लखनऊ क्यों चुना? लखनऊ ने हमें चुना। अच्छा, हमने नहीं चुना, बिकॉज जो फैक्ट्री या अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल थी वो लखनऊ में थी। कभी ऐसा हुआ है कि लखनऊ में कहीं कुछ खाने गए और बाद में आपको पता चलो यहाँ तो अपना ही प्रोडक्ट यूज हुआ? एक संडे को मैं गया, मुझे छोले भटूरे पसंद है, तो 56 भोग के छोले भटूरे खाए एंड आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस मैंने कहा कि पूछते हैं कि भाई ये कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग दैट दे वर यूजिंग आवर घी, सो दैट मेड मी फील रियली प्राउड एंड नाइस। तो डेयरी फार्मर से लेके जो आपके घर में एक दूध का पैकेट आता है, व्हाट्स द प्रोसेस लाइक? आई वुड से कि प्रोसेस तो सिंपल है बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेनी टाइम्स इट इज सेड कि dairy industry is not a product based industry, not a manufacturing or a processing industry, it's a supply chain industry, because milk lift करने से लेकर के milk market तक पहुंचाने का पूरा supply chain का ही खेल। How tough it was leaving your family to come here? It was a very tough decision. Parents अभी भी वहीं रहते हैं, होम टाउन में ही। हम तो यंग थे तो इसलिए ड्राइव बहुत ज़्यादा थी माइग्रेट करने की, but to let us go it was a very difficult decision for them. When did you realize कि you have made it? I think the day I was nominated as the vice chairman of CII and then I went on to become the chairman of CII UP. Suddenly government ने investor summit plan की and suddenly Adani's, Ambani's and Mahindras and sub they come into Lucknow and they are attending this investor summit and I am standing in the front row with all of these people and it was kind of unbelievable. Hi Jay sir, hi Anuj sir, welcome to the podcast. Thank you Archit, thanks for having us here. Thank you, it's a pleasure being here. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो एकदम ऑब्वियस है कि you guys started first in 2003 and it failed for some reason and then you guys started 2007 और उसके बाद बहुत अच्छा किया। तो ऐसा क्या आपने रियलाइज किया कि 2003 में आपने गलत किया था, या जो एक सिचुएशंस हो सकती हैं? So actually 2003 I was just 23 years old. Right. तो ज़्यादा नाइव थे, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रिंसिपल्स की बहुत कम थी एंड डेयरी काफ़ी ट्रिकी बिजनेस था, तो इस वजह से किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते थे, कुछ भी करते थे। Right. थोड़ा रेकलेस भी थे अपनी डिसीजन मेकिंग में। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट एक्चुअली मेड मी अंडरस्टैंड कि ये अभी नहीं हो पाएगा। Right. So not exactly failed, but we were running continuous losses and in a year I decided कि अभी इसको रोकते हैं, अभी इसको नहीं करेंगे, अपना पेरेंटल बिजनेस पे वापस जा करके पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, तब फिर उसके बाद कुछ करेंगे। Right. So that is how it happened. और 2007 तक हम लोग फिर मैच्योर हो गए थे अपने फैमिली बिजनेस में। आकर के 3-4 साल हम लोगों ने अपने फादर के साथ काम किया, उस पूरे इकोसिस्टम को समझा, मार्केट में, सेल्स में और सब चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट किया। तो वी बिकेम वाइजर एंड जब 2003 में थे तब अकेले थे, 2007 में थे तो 2 लोग हो गए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। Right. And how was the conversation like? क्योंकि आपका फैमिली बिजनेस आई गेस 4 decades से चल रहा था, 4 right? या तो वो कॉन्वर्सेशन के किसी एकदम नई फील्ड में आना, वो कैसा था फैमिली में? काफ़ी ट्रिकी था। Right. क्योंकि केवल नए बिजनेस में आने का इशू नहीं था, एक तो उस बिजनेस में हम लॉसेस कर चुके थे, फिर से उसी बिजनेस में आने का था इशू, और दूसरा अपने होम टाउन से बाहर माइग्रेट करने का इशू था। तो दोनों ही इश्यूज जो हैं वो फैमिली के जो पूरा एक तरीके से जितने भी डिसीजन मेकर्स थे वहाँ पर, तो उनके एंटी रन कर रहा था। Right. तो काफ़ी टाइम लगा उनको कन्विंस करने में, और आई थिंक so I think one more interesting thing was कि 2003 में जब हम लोगों ने दोबारा शुरू किया टोबैको का बिजनेस, मतलब दोबारा उसमें इन्वॉल्व हुए, 2-3 साल में कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई
तो पेरेंट्स को ये तो पता था कि कुछ नया करना चाहते हैं. राइट. अब नया करने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए. डेयरी वॉज वन थिंग दैट वी ऑलरेडी हैड. इसकी लैंड हमने ऑलरेडी परचेज कर ली थी, तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट से यही काम शुरू हो सकता था. राइट. So that is how we convinced them, and we were lucky that they agreed. But yes, challenge बहुत था, migrate करना, वापस उस business को शुरू करना. But they agreed, so I think that has been a good thing. True that. And now we are here. Yeah. And why dairy? मतलब from tobacco to dairy, it's a huge difference. So why you started with dairy? और जैसा इन्होंने बताया कि it was the easiest thing to do at No, that for point the of time. first time, like in 2003. So for the first time भी actually क्या था कि मतलब हमारे फादर चाहते थे कि मैं जैसे एज आई गॉट मैरिड Mm-hmm. कि कायमगंज जहाँ हमारा होम टाउन है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन. तो Right. स्मॉल टाउन से निकल के किसी बड़े शहर में जाकर के एक नया बिजनेस कर लो. सो दैट वाज हिज एस्पिरेशन एंड द रीजन फॉर अस कमिंग टू लखनऊ. और जब लखनऊ आए तो फिर हमारे लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज जो ज्ञान डेयरी एक जो पहले काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री थी, वो उस टाइम पे फाइनेंशियल डोल्ड्रम्स में थी. Right. एंड हमारे फादर इन लॉ भी डेयरी बिजनेस में हैं. मेरे सिस्टर के जो इन लॉज हैं वो भी डेयरी बिजनेस में हैं. तो हम लोग को थोड़ा सा एक फेयर बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है. Right. तो एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी हम लोगों को, तो ये सोचा कि चलो ठीक है, इसको करके देखते हैं. एंड सो दैट्स हाउ द डिसीजन वाज मेड टू एक्चुअली गेट इनटू अ पार्टनरशिप विद ज्ञान डेयरी एट दैट टाइम. Right, right. So it was more of a कि ये business मैंने थोड़ा देखा है इसलिए ये करते हैं. Not you were very passionate about the business back then. नो आई हैड ऑलवेज थॉट ऑफ कि मुझे फैमिली बिजनेस पर आना है. अच्छा. उस टाइम पे हमारा टोबैको बिजनेस, आई मीन वी वर टॉप ऑफ द हीप इन टर्म्स ऑफ द टोबैको बिजनेस. हम लोग का बहुत बसलिंग टोबैको बिजनेस था, अभी भी है. और हमेशा हम आई यूज्ड टू लुक अप टू दैट थिंग कि मैं इस बिजनेस को किसी टाइम पर लीड करूंगा. Right. तो माई हार्ट वॉज देयर, बट कहीं ना कहीं वो स्मॉल टाउन यूपी इन दोज डेज वॉज वेरी स्मॉल टाउन यूपी. True that. तो माइग्रेट करने के लिए एक बड़ा जो प्रबल इच्छा होती है आदमी की कि भाई बड़े शहर में जाकर रहें, लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट, तो वो था उस टाइम पर. दैट वाज द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एक्चुअली कमिंग टू लखनऊ एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू. Right, right, right. And आपका क्या था जब आपने ज्वाइन किया? So मेरा भी करीब करीब सिमिलर से ही था. मैं 2004 में मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करी. Right. एंड दैट टाइम आई केम बैक टू कायमगंज. तो उस टाइम पे हम दोनों ही साथ में थे. एंड टोबैको बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कई सारे नए प्रोडक्ट्स के एक्सपेरिमेंट, उसी तरीके से जर्नी शुरू हुई. एंड सो आई वाज लकी इन दैट सेंस दैट विद इन फर्स्ट 3 years हम दोनों के साथ में होने की वजह से, या आई डोंट नो व्हाट मैजिक हैपेंड, दैट टोबैको बिजनेस स्टार्टेड डूइंग वेल. एंड अपॉर्चुनिटी बाहर निकल के कुछ करने की, क्योंकि वहां पे क्या था कि फादर भी थे, चाचा भी थे और स्टेक होल्डर्स भी थे. Right. तो उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का स्पेस नहीं था. सो वी थॉट दैट वी हैव टू स्टार्ट समथिंग. अगेन न्यू सिटी, बिग सिटी, जाम, ये सारी चीजें होती हैं. सो इट वाज एक्चुअली नेवर बाय डिजाइन कि हमें क्या करना है. द थॉट वाज दैट वी हैव टू मूव आउट एंड स्टार्ट समथिंग. Right. एंड दैट इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड ऑफ मूविंग टू लखनऊ. Fair enough. And 2007 में जब आपने रीस्टार्ट किया था, तब भी काफी बड़ी ब्रांड्स ऑलरेडी थी, जैसे अमूल इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट प्लेयर. तो कंपटीशन से डर नहीं लगा? नहीं, कंपटीशन से कोई डरने वाला, वो एक्चुअली उस टाइम पर जो डेयरी बिजनेस था लार्जली कमोडिटी बेस्ड होता था. ओके. यानी कि आपको घी और मिल्क पाउडर बनाना होता था दूध खरीद करके. ओके. फेयरली सिंपल काम था, दूध खरीदना और मिल्क पाउडर और घी बनाना. You but started उसे- with B2B, right? या Yes. B2B. Okay. All these are commoditized products. So और commodities को सेल करना अपना एक साइक्लिकल काम होता है. So it wasn't that difficult. Mhm. और कोई बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस नहीं था. इनफैक्ट बड़ी वर्जिन टेरिटरी थी, Okay. बिकॉज ईस्टर्न यूपी क्या पूरे ईस्टर्न इंडिया में ये लास्ट, एक तरीके से लास्ट फ्रंटियर था डेयरी का. अच्छा. अलीगढ़ के बाद ये आखिरी यूनिट, मतलब अलीगढ़ के बाद पूरे ईस्टर्न इंडिया में कोई भी यूनिट नहीं थी डेयरी Okay. प्रोसेसिंग की, मिल्क पाउडर बनाने की. तो
हमारे पास मिल्क की अवेलेबिलिटी को लेकर के, उसकी प्राइसिंग को लेकर के, और एक तरीके से क्वालिटी को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के एडवांटेजेस थे यहाँ पर. प्रॉब्ली किसी ने पहले देखा नहीं था उस एडवांटेज को, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हिट एज अ गोल्ड माइन. राइट. So we did not face any competition in the early days, I would say. और देखिए, डर उसे लगता है जिसके पास कुछ खोने को हो. जब हम शुरू ही कर रहे थे तो हमारे पास कुछ खोने को नहीं था. डर आज ज्यादा लगता है, तब कम लगता True था. तब कम लगता है, तब तो मैवरिक्स थे. जब स्टार्ट करते हैं तब तो फिर होता है करना है तो करना है. जी. एंड व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? आप लोग बचपन में लड़ते थे कि डिसीजंस पे अलाइन होते थे? नहीं, हम बचपन में भी लड़ते थे और हम अभी भी लड़ते हैं. So, अभी भी बिजनेस डिसीजंस लेने में वी हैव वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समटाइम्स, ओके. एंड वी फाइट ऑन दैट. बट अगर मैं बचपन की बात करूं तो बचपन में कायमगंज छोटी जगह थी, तो सबका बोर्डिंग स्कूल जाने का सिस्टम था. अच्छा. तो जय वेंट टू बोर्डिंग स्कूल व्हेन ही वाज इन क्लास 3. ही वेंट टू सिंधिया स्कूल, ओके. ग्वालियर. एंड व्हेन आई रीच्ड क्लास 3 तो तब तक हमारे पेरेंट्स ने वहां पे एक स्कूल बना दिया. तो उन्होंने कहा कि अब स्कूल में अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आप जा नहीं सकते हैं. तो मैं हमेशा कायमगंज में रह गया. आई डिड माई स्कूलिंग टिल क्लास 10th इन कायमगंज. तो हमें लड़ने का मौका केवल गर्मियों की छुट्टी में मिल पाता था. सो दैट इज हाउ आवर चाइल्डहुड हैज बीन. राइट. एंड दो ब्रदर्स की अगर कोई सक्सेस स्टोरी होती है वो काफी सेलिब्रेट भी की जाती है बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली अ फैमिली कल्चर सेंटर. तो हाउ डिड यू गाइस डिवाइड योर वर्क? लाइक कुछ स्पेसिफिक रोल्स करते हैं कि दोनों करते हैं? So, जब हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तभी से हम लोग ने अपने अपने रोल्स, क्योंकि हम दोनों की स्किल सेट काफ़ी डिफरेंट है. ओके. सो आई स्टडीड इंजीनियरिंग, तो मेरा थोड़ा सा बेंड उस तरफ था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा अपना पर्सनल पैशन है मार्केटिंग. ओके. सो मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फैक्ट्री, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब काम मैं शुरू से कर रहा था. जब टोबैको में थे तब भी मैं यही काम कर रहा था. आज भी मैं डेयरी बिजनेस में भी लार्जली मैं ये पर्टिकुलर कैटेगरी देखता हूँ. एंड अनुज वाज ऑलवेज अ फाइनेंस गाय, द नेगोशिएटर. राइट. सो ये सारे काम जो फाइनेंस, सेल्स, एक्सटर्नल एंगेजमेंट, तो ऑल दीज थिंग्स वर हिज डिपार्टमेंट. तो इस तरीके से हम लोग ने अपना काम बांट रखा था. And I think it has worked really well for us. Right. कि we had identified our skill sets very early and divided our work accordingly. तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और एक तरीके से 1 और 1 11 वाला जो एक सिचुएशन होती है वो बनी रही. तो आप दोनों अपने आपको हाँ, नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि 2 भाई कैसे काम कर सकते हैं. आई थिंक इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू कैन हैव. No, I agree. Totally agree. And why I say that is that I generally give credit to Jay for this thing कि अगर जय शायद नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं इसी ऑफिस में पूरी जिंदगी बैठा रहता. मुझे बाहर किसी एक्सटर्नल काम करने से मतलब नहीं था. ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोगों से मिलना जुलना है, वो जो एक आउटसाइड वर्ल्ड का विजन दिखाने का काम है, या ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरनली जो नई चीजों को इंट्रोड्यूस करने का विजन है, दैट इज जनरली व्हाट जय ब्रिंग्स टू द टेबल. राइट. एंड माई जॉब इज दैट जब वो विजन आ जाता है तब उस विजन को किस तरीके से फाइनेंशियली वायबल तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको प्लान करना मेरा है. एंड इफ एज 2 brothers if you're able to find that right fix, it really adds to a lot of strength to the organization. True. And मुझे लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कोई भी चीजें हैं, they also help make you better. And that is only possible when you have 2 people who are at the same intellect level, who are at the same, and no better thing than having brothers like that. True that. तो मैंने एक्चुअली इंटरव्यूज में पढ़ा भी था कि आपको विजनरी बोला जाता है, आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जाता है. राइट. एंड वॉक मी थ्रू द प्रोसेस. अभी हम लोग पहले स्टार्ट हम लोगों ने किया था विद मिल्क पाउडर्स. हाउ डिड वी ट्रांजिशन इनटू डेयरी लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स? So actually it was a process. एक तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. राइट. And मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस वी बिकेम सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ सेलिंग कमोडिटीज. एंड नई ज्योग्राफी थी तो कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन होता रहता था. एंड सो वी स्टार्टेड प्रोक्योरिंग मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स इन फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट. सो जनरली फार्मर्स का ट्रस्ट विन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता. उन दिनों में तो और ज़्यादा डिफिकल्ट था. कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, और मतलब फार्मर्स का उतना एजुकेटेड भी नहीं थे फार्मर्स.
तो उस टाइम पर हम लोगों ने डायरेक्टली फार्मर से मिल्क कलेक्शन करना शुरू किया। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का जो मिल्क जो बिल्कुल डायरेक्टली फार्मर से सोर्स था वो हमारे पास अवेलेबल था शुरू से। अच्छा। एंड 2011 फिर हम लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था बहुत बड़ा, क्योंकि मदर डेयरी ने हम लोगों से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग किया हुआ था, उनके लिए हमें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना था यहाँ पर, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क। बट समहाउ कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनके साथ काम नहीं हो पाया, और इन्वेस्टमेंट हम लोग कर चुके थे। राइट। तो इन्वेस्टमेंट कर चुके थे तो फिर ये था कि भाई मिल्क भी अवेलेबल है एंड फैक्ट्री भी लग गई है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो चलो अपना करके देखते हैं। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन दोज डेज इन द डेयरी इंडस्ट्री, बिकॉज डिमांड बढ़ रही थी मिल्क की, हाई क्वालिटी मिल्क की डिमांड। एक तरीके से लोग प्राइस सेंसिटिविटी से क्वालिटी सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ रहे थे, एंड तो जो एक तरीके से स्टेट कोऑपरेटिव की मोनोपोली थी, वो मोनोपोली थोड़ा थोड़ा हिल रही थी, एंड पीपल वर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद सम न्यू प्रोडक्ट्स, सो देयर वाज सम वैक्यूम इन द मार्केट। तो वो जब वैक्यूम ओपन अप हुई और उसी टाइम पर हम लोगों ने एंटर किया, तो वी गॉट अ वेरी मतलब फास्ट एंट्री टू द मार्केट। राइट। एंड इट इंस्टेंटली बिकेम अ सक्सेस, एंड देन वी केप्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर। हाँ, अभी तो आपके आई गेस हाउ मेनी SKUs आर देयर टुडे? Today 130 SKUs. Oh, wow. Yeah, producing. Started from milk powder and Yeah. So I think we started the B2C journey in 2011, as Jay said. 2019 तक भी B2C हमारा एक वर्टिकल था, बट उसका कंट्रीब्यूशन 25-30% के आसपास था। okay. कोविड में हमने रियलाइज किया, कोविड में हमने देखा कि B2B बिजनेस बहुत मैसिवली इम्पैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी अब्रप्ट सिचुएशंस। सो from 2023 onwards, we started moving more towards B2C products. And that is when we started adding more products, paneer, khoya, all these things. And now I think we are firmly on the path to become a B2C company completely. Okay. So what started as a B2B journey, we are moving very fast towards a B2C, ending towards that. I think आप लोग जहाँ भी opportunity दिख रही है तुरंत आप pivot कर जा रहे हैं Correct. and trying out new things. Yeah. Right. And walk me through process like फैक्ट्री से या इनफैक्ट फार्मर से स्टार्ट करते हैं, तो डेयरी फार्मर से लेके जो आपके घर में एक दूध का पैकेट आता है, व्हाट्स द प्रोसेस लाइक? So it's I would say कि complicated भी नहीं है, प्रोसेस तो सिंपल है, but it requires a lot of hard work. So farmer generally जो animal milking है, that happens at 6 AM in the morning, around 6:30 AM in the morning. वो फार्मर दूध विलेज सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ लेकर के जाता है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है मिल्क की, एंड वो विलेज सर्विस प्रोवाइडर फार्मर्स का 3 लीटर 4 लीटर 10 लीटर दूध वो अपने कैंस में इकट्ठा करता है। राइट। एंड हम लोगों के जो व्हीकल्स होते हैं, वो व्हीकल्स एक व्हीकल 10 विलेजेस से मिल्क लिफ्ट करता है। तो वो फर्स्ट विलेज से सुबह 7 बजे स्टार्ट करता है, एंड बाय 9:30 AM ही हैज टू पिक milk from all these 10 villages, bring it to the milk chilling center. Right. And इस तरीके से एक मिल्क चिलिंग सेंटर पर 200 villages का क्लस्टर होता है, तो 20 व्हीकल्स चल रहे होते हैं, सब लोग 9:30 AM तक मिल्क लेकर के आते हैं। इंस्टेंटली इट इज अगेन टेस्टेड, एंड पोस्ट टेस्टिंग इट इज चिल्ड। ओके। एंड जब चिल हो जाता है तब फिर उस सारे मिल्क को टैंकर्स में लोड करके, एंड देन दोज टैंकर्स कम टू our processing unit that is in Lucknow, another one is in Gorakhpur, one is in Banaras. Okay. तो हम लोग allocate करते हैं किधर टैंकर किधर जाएगा डिमांड के हिसाब से, and then milk is pasteurized and packaged, and then उसके बाद उसको cold storage में रख देते हैं, and in the night at 12 AM vehicles are loaded, and by 4 AM in the morning they hit the market. Right. So it is a 24-hour cycle, and it goes on 365 days without fail. Oh. And every minute matters. क्योंकि सुबह 4 बजे गाड़ी अगर मार्केट में पहुंचेगी तभी सुबह 6 बजे तक शॉप पर माल अवेलेबल होगा, एंड वो मॉर्निंग वॉकर जब जाता है पैकेट उठाने के लिए तो उसे टाइमली अवेलेबिलिटी चाहिए, नहीं तो जो मार्केट में पहले पहुंच गया वो उसका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। राइट। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई
many times it is said कि dairy industry is not a product based industry, not a manufacturing or a processing industry, it's a supply chain industry. True that. Because milk lift करने से लेकर के milk market तक पहुंचाने का पूरा supply chain का ही खेल है. So that is how it is done. And ये क्या trial and error से आया कि there was a defined process for this? देखिए, इसका जो प्रोसेस है वो लार्जली जो कोऑपरेटिव कंपनीज थी गवर्नमेंट की, डॉक्टर कोरियन ने अमूल में सबसे पहले किया, यहाँ पे पराग डेयरी थी जो गवर्नमेंट की थी. तो ये सिस्टम डिजाइनिंग जो है मिल्क कलेक्शन की और मिल्क सप्लाई की, दिस इज यूनिक इन द वर्ल्ड, दिस इज नेवर बीन डन एनीवेयर एल्स द वे इट इज डन हियर. कि इतने सारे लार्ज बेस ऑफ फार्मर्स से मिल्क कलेक्ट करके और छोटे छोटे यूनिट्स में. बट दिस डिजाइनिंग का क्रेडिट गोज टू डॉक्टर कोरियन, who was the mastermind behind this architecture, and it has been followed like that for the last 50 years. So we just became more efficient, right, and in implementing it in our region, but the designing was by them. Right. And मतलब आप क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते हैं, लाइक क्योंकि आपके इतने सारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, although you have a defined process, but उसके बाद भी it's tough to control, like when you're expanding especially. Yes, it's a very technical process. Quality control और technical के अलावा बहुत serious matter है. क्योंकि people are emotional about milk and मतलब सुबह अपने बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो it's a very emotional thing, it's a very religious thing. इसीलिए उसकी seriousness का level भी उतना ही रहता है. एंड तो आप देखेंगे कि विलेज में जब विलेज सर्विस प्रोवाइडर के एंड पर वहां पर भी मिल्क टेस्ट होता है और सबसे बढ़िया टेस्ट करके ही टेस्टिंग होती है. तो वो मतलब मिल्क के बारे में हम लोग इतना अट्यून्ड है, हमारा पैलेट इतना अट्यून्ड है कि उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये अच्छा है, खराब है, ताज़ा है, बासी है. सो दिस इज अ वेरी जनरल वे ऑफ टेस्टिंग मिल्क. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास एक ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट होता है, उसमें उसकी फैट एंड प्रोटीन टेस्ट हो जाती है. देन फिर हमारे मिल्क कलेक्शन सेंटर पे आता है, तब फिर उसका अडल्ट्रेशन की टेस्टिंग होती है. राइट. जब हमारे प्रोसेसिंग यूनिट पर आ जाता है तो वहाँ पर बहुत एडवांस्ड मशीनरी है टेस्टिंग की. वहाँ पर हम माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं मिल्क का. अच्छा. एंड जो मिल्क बिल्कुल फिट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए पैक करते हैं. फिर अगर किसी में थोड़ा सा भी माइक्रोबायोलॉजिकल बैलेंस इधर उधर होता है उसको हम लोग फिर मिल्क पाउडर बना देते हैं. राइट. बिकॉज मिल्क पाउडर में हाई हीट ट्रीटमेंट होता है तो माइक्रोब्स गेट किल्ड. ओके. एंड जो लो माइक्रोबायोलॉजिकल बैलेंस वाला मिल्क होता है उसको हम लोग डायरेक्ट फॉर कंजम्पशन इन द मार्केट भेजते हैं. सो दैट इज हाउ द होल क्वालिटी कंट्रोल इकोसिस्टम ऑफ डेयरी वर्क्स. मल्टी लेवल. इसमें एक चीज है कि कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 2 लाख लोगों से रोज दूध खरीदते हैं, तो आप 2 लाख लोगों के सैंपल्स तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो आप ये कैसे कहते हैं कि करते हैं. तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन टू दैट कि आपने कोविड टाइम में देखा होगा सरकार को बहुत सारे लोगों का कोविड टेस्ट करना था. तो वो क्या करते थे, 200 लोगों का सैंपल लेते थे कोविड का उसका, एंड देन कलेक्ट करके सिंगल टेस्टिंग करते थे. अगर वो सारे 200 सैंपल्स का कलेक्टिव सैंपल नेगेटिव आता था तो 200 लोग पास हो जाते थे. अगर उसमें से कोई एक भी पॉजिटिव होगा तो सैंपल का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा. देन दे वुड चेक दोस 200 पीपल इंडिविजुअली. ओके. तो सेम चीज मिल्क में होती है कि जब हम दूध कलेक्ट करते हैं तब करीब 150 से 200 लोगों का दूध एक साथ हम पोर कर देते हैं एंड उसकी टेस्टिंग होती है. तो इट कैन बी टेस्टेड इन एन इकोनॉमिकली वायबल मैनर. राइट. अगर उसमें कोई अडल्ट्रेशन मिलता है देन वी टेस्ट इंडिविजुअली एंड वी फाइंड आउट किस विलेज से आया है. एंड फिर अगर उस विलेज में हम जाते हैं तो वहां पे हम जितने फार्मर्स दे रहे हैं उनका दूध सेपरेट करते हैं, तो पता चल जाता है कि इसमें से अडल्ट्रेशन कौन कर रहा था या किसी भी तरीके का खराब दूध दे रहा था. सो इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस which rules out and makes it more economically viable. Clusters बना के. Right. And since timing is very important, तो इसलिए you cannot check individually. वो speed matter करती है उसमें. Right. That's where technology comes in. And farmers को पहली बार आपको convince करने के लिए, I heard you paid nearly double price in the starting. So वो कई बार लोगों को scam लग सकता है कि मतलब इतना दे रहे हैं तो नकली तो नहीं है ये. तो how did you start your journey with the farmers? So we did not exactly pay double the price, but yes, it was quite substantially high. Right. और वो substantially high सिर्फ इस वजह से था क्योंकि middlemen खत्म हो रहे थे उसमें से.
तो क्या होता था कि अगर गांव में किसी भी क्रॉप का इकोसिस्टम देखेंगे, इट्स नॉट ओनली मिल्क, किसी भी क्रॉप का इकोसिस्टम, कि फार्मर को तुरंत पैसे की जरूरत होती है। उस पैसे के लिए जब वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट में लेकर के जाता है तो वो डिस्पोज ऑफ जैसे जिस रेट में हो रहा होता है वो उस रेट में डिस्पोज ऑफ कर देता है। Okay. लेकिन जो एग्रीगेटर्स होते हैं वो वहां से कलेक्ट करके जब कोई भी एग्री प्रोड्यूस या मिल्क मार्केट में लेकर के आते हैं तब वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हैगल करके उसको सेल करते हैं। राइट। तो उनको बड़ा हायर प्राइस मिलता है, तो वो मिडिल मैन का मार्जिन बहुत ज्यादा होता था। राइट। एंड जब हम लोग डायरेक्टली फार्मर के पास जाते हैं तो वो मिडिल मैन बीच में से हटता है और वो जो हम लोग मार्केट से प्राइस रियलाइज कर रहे होते हैं, दैट इज द एमआरपी, तो उसकी बैक कैलकुलेशन के हिसाब से जो उसका लायन शेयर है, सबसे बड़ा शेयर, वो हम फार्मर को देने की पोजीशन में आ जाते हैं। 80%. 80%. Wow. 80% of the price generated from the market goes to the farmer. तो मिल्क इज सच अ कमोडिटी। एंड उस टाइम पर जब यहाँ पर फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था मिल्क सेल करने का, तो वो लोकल एग्रीगेटर्स को ही सेल करते थे। राइट। जब हम लोगों ने डायरेक्ट परचेज करना शुरू किया तो हम लोगों ने एक ऑनेस्ट जो सिस्टम होता है विच इज फॉलोड बाय प्रैक्टिकली एवरी कंपनी सोर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, वो हम लोगों ने फॉलो किया और फिर यहाँ पर फार्मर्स ने उसी तरह से ट्रस्ट दिखाया हमारे ऊपर। बट लेकिन पहली बार जब ऐसा हुआ, आई थिंक दिस वाज बहराइच जिले में पहली बार हम लोगों ने जब कलेक्शन शुरू किया, एंड वहां पे जब पहली बार प्राइस उनको रियलाइज हुआ कि इतना हाई प्राइस देंगे, तो इनिशियली उन्हें किसी को ट्रस्ट नहीं था। हाँ. पहले 1-2 साइकिल में ये था कि लास्ट डे जब पेमेंट, हर 10 दिन पे पेमेंट होना होता है, तो 10वें दिन फार्मर्स दूध देने के बाद में चिलिंग सेंटर पे आ जाते थे कि आज अगर पेमेंट नहीं आया तो हम आपका सारा सामान ले जाएंगे। अच्छा। बिकॉज दे थॉट कि हम सारा दूध लेके भाग जाएंगे 10 दिन का। अच्छा। बट व्हेन दे स्टार्टेड गेटिंग पेमेंट, देन दे रियलाइज कि नहीं यार, यही फेयर प्राइस है और ये हमें मिल सकती है। सो इट्स बीन जस्ट 18 years, लेकिन मतलब उस टाइम पर नेट बैंकिंग तो थी नहीं। हाँ. बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम था उस टाइम पर कि एक तो फार्मर को प्राइस रियलाइजेशन उस टाइम पर 10 रुपए होती थी मिल्क की। Okay. 10 rupees a liter, and we started paying them 16 rupees a liter because we were realizing almost 19.5 or 20 rupees a liter from the market. And अब तो खैर now today we are paying 56 rupees to the farmer, and that is the kind of price difference that has come in. But हम लोग कैश भेजते थे फार्मर्स को पेमेंट। Oh, that must have been a nightmare. That was a nightmare. And उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में क्राइम प्रेवलेंट था एंड लूटपाट हो जाया करती थी। एंड तो जो टैंकर जो दूध लेने जाता था मिल्क चिलिंग सेंटर पर, उस पर हम लोग कैश रख करके भेजते थे। दैट वाज द सिस्टम दैट वाज बीइंग फॉलोड इन दोज डेज। धीरे धीरे करके फिर जब बैंकिंग में थोड़ा सा रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, तब देन वी स्टार्टेड डूइंग बैंक ट्रांसफर्स और उस तरीके से फिर स्टार्ट किया। But 18 years back, it was very, very difficult to actually champion this ecosystem. अब लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसमें पहले क्या होता था कि 10 दिन का पेमेंट 13th डे मिलता था, तो आदमी पेशेंट था। अच्छा। अब अगर 13 डे बैंक हॉलीडे भी है तो भी है उसको पेमेंट चाहिए, चाहे यूपीआई करिए चाहे नेट बैंकिंग करिए। सो बट या इट हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट। सही बात है। टेक्नोलॉजी हैज सीप्ड इन डीप एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग आल्सो। गाँव में जाके ये करना तो सही में बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा होगा। राइट। सो थोड़े क्वेश्चंस आप लोग के बारे में पूछते हैं। पहली चीज, लखनऊ क्यों चुना? मतलब गोरखपुर से आप लोग और भी जगह जा सकते थे। लखनऊ ने हमें चुना। अच्छा। हमने नहीं चुना, बिकॉज जो फैक्ट्री या अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल थी वो लखनऊ में थी। ओके। हम लोग का घर भी था यहाँ पर पहले से। हम लोग का जो एक कोल्ड स्टोरेज था यहाँ, एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक अपना रेजिडेंस भी बना रखा था जो कि हॉलीडे होम की तरह यूज होता था। हॉलीडे होम इन लखनऊ? हाँ, मतलब गर्मी की छुट्टी में आते। राइट। मतलब शुरू में हमारे ग्रैंडफादर फादर ने कभी ना कभी सोचा होगा कि भाई बड़े शहर में जाकर के रहना है, या उन्होंने तो एक वी हैड अ हाउस हियर एंड समर वेकेशंस में आते थे, रहते थे। तो वी वर वेरी वेल अट्यून्ड विद द सिटी एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट वाज, you know, it was an obvious choice, right, to be in Lucknow. मतलब opportunity वहाँ मिली and you guys started it. So in 18 years of doing your business, लखनऊ को आपने कैसे change होते हुए देखा? It's for the positive और negative, पहली चीज तो ये, and then if it's positive किस way में? Massive change.
आई थिंक एंड ऑल फॉर द पॉजिटिव. All for the positive. इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, कल्चर चेंज हो गया काफ़ी. हम लोग एक तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो गया लखनऊ का. जो पहले थोड़ा सा अगर मैं कहूँ सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के भी थोड़े इश्यूज रहते थे, आज मुझे लगता है कि लखनऊ आई पर्सनली फील इट्स द बेस्ट सिटी इन द कंट्री. Oh, is it? Yeah, it's become fantastic. Yeah, I think one of the biggest change that has happened कि पहले अगर हम किसी को बोलते थे कि हमारी फैक्ट्री लखनऊ में है और यहाँ पे आपको जॉब ढूंढने के लिए किसी एम्प्लॉय को अगर हम लाना चाहते थे बाहर से, तो इमेज परसेप्शन सिटी की इतनी खराब थी कि कोई आना नहीं चाहता था. बट अब अगर हम किसी को ऑफर करते हैं तो उनके लिए ये एडेड अट्रैक्शन है कि लखनऊ में जॉब करने को मिलेगा, बिकॉज फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है. Right. या सारी फैसिलिटीज हैं. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बड़ा चेंज मैं कहूँगा 18 साल पहले कोई रेड लाइट्स या ट्रैफिक लाइट्स नहीं थी. आई थिंक ट्रैफिक वाज अनऑर्गेनाइज्ड. आज जिस तरीके के ऑफिसेज में यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, जिस तरीके के ऑफिसेज बन रहे हैं, इट वाज नॉट पॉसिबल टू थिंक अबाउट देम. True that. तो आई थिंक जैसे जैसे पूरा देश की एस्पिरेशन बढ़ी है, उतनी ही तेजी से, बल्कि उससे ज्यादा तेजी से लखनऊ एज अ सिटी प्रोग्रेस किया है. अगर आप शहीद पथ पे देखें तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, पूरी स्काईलाइन चेंज हो गई पूरी है. स्काईलाइन चेंज हो गई है. ये मुझे नहीं लगता 10 साल से ज्यादा पहले नहीं बना होगा शायद शहीद पथ. इस 10 साल में उस रोड के आसपास आज अगर कोई देखता है तो ऐसा लगता है हमेशा से लखनऊ का पार्ट था. Right. बट दिस इज एब्सोल्युटली न्यू. सो मैसिव चेंज, मतलब अनकंपेरेबल. बट मेरा अपना एक मानना है कि पूरे देश में देखा कि लखनऊ और हैदराबाद दो ऐसी सिटीज हैं जहां पर कितना भी तेजी से डेवलपमेंट हुआ हो, पर जो एक इंट्रिंसिक बेसिक कल्चर है, Right. वो अभी भी प्रिजर्व्ड है. करेक्ट. वो लार्जली प्रिजर्व्ड है, मैं ये कहूँगा. एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. अभी भी वो नवाबियत है, वो बात करने का एक लहजा है. बात करने का एक लहजा है, नवाबियत है, रिस्पेक्ट करने का तरीका है एक दूसरे को, थोड़ा सा इजी गोइंग. तो मुझे लगता है कि दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बीइंग इन द सिटी. आई थिंक एक जैसे अगर आप बॉम्बे किसी सिटी से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है. Right. यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप बेस ज्यादा है. एंड रीजन क्या है कि यहाँ पे कोई भी चीज 15 मिनट से ज्यादा दूर नहीं है. हाँ. आप अगर कहीं पर भी हैं लखनऊ में, आपसे अगर आप किसी से भी फोन करके पूछेंगे, वो कहेगा बस 15 मिनट में पहुंच रहे हैं. सो आई थिंक दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ईज. लोग जो काम करते हैं उनके लिए फिजिकल डिस्टेंस बहुत एग्जॉस्टिव नहीं होते हैं. ये शहर की बड़ी एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है तो ये, लेकिन अभी ये बहुत एक मजे की चीज है जो शहर में है. एंड टॉकिंग अबाउट द ऑफिसेज, जब मैं पहली बार आपके ऑफिस में आया था तो मैंने एक्चुअली नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इट वुड बी जैसे नोएडा या गुड़गांव में ऑफिस होते हैं. सो वो भी काफी चेंज हो रहा है आई गेस. सो व्हाट्स द वर्क कल्चर हियर? मतलब कुछ आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हैं कि इट जस्ट हैपेंड? इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस ऑफिस में आएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी आल्सो गेट. अभी हम प्राइवेट इक्विटी रेज करने के लिए जो हम जा रहे थे बॉम्बे, वहां पे लोगों से मिला तो लोगों ने भी सवाल पूछा. उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट होगा, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म उतना होगा कि नहीं होगा. मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में आने के बाद में यू कांट टेल कि आप इंडिया के किस हिस्से में बैठ के काम कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड दैट इज द कल्चर. सो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इज व्हाट वी ट्राई टू बिल्ड, which is equal to anywhere in the country you are working. तो चाहे आप किसी MNC में काम करें, चाहे आप किसी बड़े शहर में काम करें, या चाहे आप इस ऑफिस में काम करें, you should be feeling the similar kind of respect, similar kind of aspirations that you have is the kind of office that we wanted to build. Right. एंड टाइम टू टाइम हमारे एडवाइजर्स ने हमेशा हम लोगों को इस चीज के लिए गाइड किया कि टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट यू नीड टू हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. True that. So that has been the genesis of our office infrastructure, factory infrastructure everywhere. और वो हर 4-5 साल में हम देखते हैं कंपनी के साइज और स्केल के साथ चेंज होता चला जाता है. Right. So yeah. प्लस एन एडेड एडवांटेज है कि अब लोग अपने होम टाउन में भी काम करना चाहते हैं, तो व्हेन दे आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ सर्विसेज दे वुड ऑफर हियर. ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट रहा है. मतलब जो हमने 2014 से जब प्रोफेशनल्स को हायर करना सीरियसली शुरू किया, तो इनिशियल पिच हमारी यही थी, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो यूपी के हैं, आसपास के एरियाज के, और जो देश में किसी हिस्से में काम कर रहे हैं,
अगर उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लखनऊ में, दे ओनली वांटेड टू कम बैक बिकॉज वो अपने पेरेंट्स के पास रह सकते हैं, वो अपने फैमिली जिससे दूर रह सकते हैं. इवन टुडे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हमारी कंपनी में अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, वो ज्यादातर ऐसे ही हैं जो वापस यूपी लौट के आ रहे हैं या वापस लखनऊ शहर के लखनऊ लौट के आ रहे हैं. सो इट हैज बीन अ बिग एडवांटेज फॉर अस. And they are getting the same culture here. Yes, Right. that is what the thought was. Talking नॉट ओनली देम बट हमारे CRO चेन्नई से हैं, हमारे ऑपरेशंस हेड भुवनेश्वर से हैं, हमारे फाइनेंस हेड लुधियाना से हैं, क्वालिटी हेड कोलकाता से हैं. wow. So हाँ, ये भी है. so even they are here and they also feel very much involved here and they don't मतलब they feel they're with the right kind of company. मुझे लगता है वो सब घर खरीद लेंगे यहाँ पे, वो यहीं रह हाँ, that's a जाएंगे. very big thing कि वहाँ शहर छोड़ के आप लखनऊ में आके कर रहे हैं. मतलब हम लोग को तो पता है हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बट अदर देन दैट बाकी इंडिया में लखनऊ का पर्सपेक्टिव काफी चेंज हो रहा है. तो लुधियाना वाला जो फाइनेंस हेड है उन्होंने खरीद लिया है. अच्छा, बाकी already. उनको देख के बाकी भी शुरू हो जाएंगे. राइट. क्योंकि अभी ये एक तरह से डेवलपिंग सिटी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अपनापन भी दिखता है, एंड देन यू गेट द सिटी डेवलपमेंट एज वेल. Yeah. फैमिली से याद आया, हाउ टफ इट वाज लीविंग योर फैमिली टू कम हियर? It was a very tough decision. Parents अभी भी वहीं रहते हैं होम टाउन में ही. अच्छा. एंड तो उनके लिए ज्यादा टफ था. Right. हम तो यंग थे तो इसलिए ड्राइव बहुत ज्यादा थी माइग्रेट करने की. बट टू लेट अस गो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर देम. Right. एंड इन आवर इंटरेस्ट दे मेड दैट सैक्रिफाइस. और काफी समय तक मुझे लगता है कि 2 साल 2 years हम लोगों ने यहाँ पर किसी से इंटरेक्ट नहीं किया. फॉर 2 years वी वर प्रैक्टिकली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वी डिडंट नो एनीवन. तो वो एक सोसाइटी क्रिएट करना, नया फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना, बिजनेस इकोसिस्टम को जानना समझना, आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट टू बी इन अ न्यू टाउन. Right. आई थिंक डिफिकल्ट के साथ साथ पहले शुरू में 2 साल ये भी डर था कि अगर ये अब की बार सक्सेसफुल नहीं हुए तो पक्का वहां पे वापस जो है वहीं पे जाना पड़ेगा. पहले 2 साल सिर्फ एक प्रायोरिटी थी कि बिजनेस सक्सेसफुल करना है. Right. बट आई एग्री. और मुझे लगता है कि अभी 2-4-5 साल पहले तक हमारे डैडी कहते थे कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया, दोनों लोग चले गए और नहीं जाना चाहिए था ये वो. बट नाउ आई थिंक इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम. Initially, it's never easy to let your children go, and while it is the need, but आसान नहीं होता उस चीज को एक्सेप्ट करना. True that. तो ये तो आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया, आप लोगों ने भी बिजनेस बिल्ड करते वक्त पर्सनल सेक्रीफाइस आपकी सबसे बड़ी क्या थी? बिकॉज बिजनेस रिक्वायर्स अ लॉट. सो पर्सनल सैक्रिफाइस मुझे मुझे खुद ही पर्सनल सैक्रिफाइस तो यही लगता है कि आई हैड टू माइग्रेट फ्रॉम माय होम टाउन and I had to pivot from a business that I used to really love. So I used to love working in tobacco and मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता था उसमें. I was an expert in perfumery and तो वो सब छोड़ करके then getting on to a new business, yes I made that sacrifice, but मतलब right from the first day I would say कि I was happy in this business as well. Okay. Yeah. And for you? मुझे लगता है कि एक पर्सनल सैक्रिफाइस है कि जब हम छोटे टाउन में रहते थे तब टाइम बहुत होता था कुछ भी करने के लिए. ट्रैवल टाइम कुछ नहीं होता था, बिजनेस भी काफी हद तक स्टैब्लिश था. Right. जब यहाँ पे आया तो नया बिजनेस स्टैब्लिश करना था, ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है. एंड आई एंजॉय प्लेइंग, आई एंजॉय ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग इज वन थिंग दैट इज अ पैशन दैट वी हैव एज अ फैमिली ऑल्सो. अच्छा. तो इफ एनीथिंग आई वुड लाइक टू चेंज एंड आई थिंक दैट आई हैव सैक्रिफाइस्ड इज if given a chance I would travel for 6 months a year. That is something that I can't do because of the business. अभी भी इतना ही कर लेते हैं. But not continuous. Not continuous, yeah. हाँ, मतलब मन को समझाने के लिए कर लेते हैं. हाँ. तो हम दोनों ऑफिस में आते हैं तो मेरे ख्याल से पहला डिस्कशन हमारा ये होता है कि अगली छुट्टी कहाँ ले रहे हो, जरा 5 मिनट होटल देख लेते हैं, 5 मिनट ये कर लेते हैं. So that is something that we can't do to our full liking. That is a sacrifice. Yeah. In fact, if you love travel and you have a trip planned out, तो जो trip के बीच का duration होता है उसमें you become hyper productive. Yeah. That's an example. So, which has been your favorite country or the favorite experience in traveling? You want to go first? So I think Japan was a fantastic experience for me.
because of the food, the infrastructure, the shopping, the climate. I think I loved Japan. Right. Yeah. मेरे लिए आई पर्सनली लाइक इटली अ लॉट Okay. एंड तो पूरा जो इटालियन टाउन्स का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, आई मीन बोथ ऑफ अस आल्सो एंजॉय रीडिंग अबाउट हिस्ट्री. Okay. सो अंडरस्टैंडिंग हाउ 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना या जो कल्चर वहां पे बना, प्रिजर्व हुआ, सो दैट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट मी. सो आई एंजॉय इटली. राइट. तो आप हिस्ट्री के अराउंड है, आप टेक्नोलॉजी के अराउंड है ट्रैवल के? नहीं, मैं भी हिस्ट्री के अराउंड हूँ, बट हो सकता है थोड़ा रिसेंसी बायस हो. But प्लस आई I हैव loved सीन Japan. दिस अ लॉट कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फॉर सम रीजन जापान उनकी फेवरेट कंट्री रही है. जी. मतलब ये मैंने काफी लोगों से सुना है. मेरा भी पर्सनल फेवरेट कंट्री वही है. अच्छा. But yeah, that's something. Right. And you guys recently started with Gyandhara. So what was the thought process behind that? Let's get back to business. या So ज्ञानधारा का जेनेसिस बेसिकली ये था कि जो हम लोग अपने फार्मर्स को कैटल फीड प्रोवाइड कराते हैं एज अ बार्टर अगेंस्ट मिल्क. अच्छा. तो पहले हम लोग थर्ड पार्टी से खरीद करके करते थे. देन 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ. डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे फार्मर्स के पास कैश नहीं था, तो वो फुली डिपेंडेंट इस बार्टर के ऊपर हो गए. ओके. तो उसका वॉल्यूम सडनली स्पाइक कर गया. एंड फिर 2018 में फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो, आई थिंक द वॉल्यूम इज कंड्यूसिव इनफ टू हैव योर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. थोड़ा सा उससे क्वालिटी कंट्रोल भी रहता है, राइट. बिकॉज अदरवाइज बड़ा प्राइस सेंसिटिव हो जाता था. तो हम लोगों ने फिर वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कैटल फीड इन 2018-19 एंड इट वाज एन इंस्टेंट सक्सेस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ क्वालिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर. अगेन आई वुड से कि वी हैव बीन ब्लेस्ड दैट वी हैव द बेस्ट एडवाइजर्स. तो समय समय पर हम लोग को एडवाइजर्स इस तरह के मिलते गए जिन्होंने हमको ये बताया कि भाई तुम्हें काम इस तरीके से करना है. ओके. एंड वी लिव्ड बाय इट. तो हमारा अचीवमेंट ये है कि हमने हमेशा अपने एडवाइजर्स की बात सुनी और उसके हिसाब से काम किया. वी नेवर बिकेम एरोगेंट अबाउट कि ठीक है, वी नो बेस्ट. एंड दैट इज हाउ a very successful company, greenfield company, that was created. I mean, Gyandhara is going great guns. And this year it is expected to cross a turnover of 500 crores Oh wow. in 6 years flat. That's amazing. I think there's one more thing that has contributed to the success of the organization, और ये हम दोनों का अचीवमेंट है, इसे मान सकते हैं कि हमने अच्छा एडवाइजर तो मिले, हमें अच्छा सीईओ भी मिला. तो जय की वाइफ, शी लुक्स आफ्टर ज्ञानधारा. Oh wow. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया. 2019 या 20 में शायद शुरू किया था देखना. एंड शी इज वेरी पैशनेट अबाउट बिजनेस. तो जो हम जितना सिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा सीख के वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो हम लोग तो अपने बिजनेस में थोड़ा धीरे धीरे कर पाते हैं, बट उनकी स्पीड खतरनाक है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में. Right. तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी इज गुड एडवाइजर्स, गुड क्वालिटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड सीईओ. राइट. तो ऐसे एडवाइजर्स आपको मिल गए हैं कि ढूंढने पड़े? मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो ये भगवान की कृपा थी कि मिल गए, बट एज अ कंपनी अगेन इसमें कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हम लोगों ने जिस तरीके का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड किया, जिस तरीके के प्रोफेशनल्स लाए, वही प्रोफेशनल्स को देख के एडवाइजर्स भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं. ओके. तो हम जब भी कोई नई चीज शुरू कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक नया स्कूल शुरू करने वाले हैं, तो अपना एक प्रोजेक्ट, तो मैं उसमें देखता हूँ कि उसमें भी जो बेस्ट एडवाइजर्स हैं वो खुद ही हमें ढूंढते हुए कहीं ना कहीं आते हैं, बिकॉज दे नो कि इस कंपनी के साथ एंगेज करने में उनको प्रोफेशनल फ्रीडम और उनकी विजडम का इस्तेमाल जो है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे. तो मुझे लगता है कि आई थिंक कल्चर एंड कुछ किस्मत, दोनों ही चीजों का रोल रहा है. Right. Plus, if you are the best, you attract the best. Yeah. So maybe that's the reason. Right. And talking about अभी आपने खोया प्लांट लगाया, which is the world's biggest, right? So उस डायरेक्शन में कैसे, is just a by product कि मिल्क कर रहे हैं तो खोया भी कर लें, या? So वो जो हम लोगों की एक इंट्रिंसिक ड्राइव रहती है हाँ. कि कुछ नया करना है. तो हम लोग ने मतलब जब कोविड टाइम्स में खाली थोड़े ज्यादा थे, तो ये सोच रहे थे कि कौन सा अनकॉन्कर्ड पैशन है डेयरी इंडस्ट्री में. राइट. क्योंकि जनरली ज्यादातर प्रोडक्ट्स अमूल बना रहा है या कोऑपरेटिव्स, अदर कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इन्हीं लोगों का था शुरू से. हाँ.
बिकॉज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में. 2000 आई थिंक 1995 के बाद, 1992 के लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ग्रो करना शुरू हुई, और अब तो 50% इज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड 50% इज कोऑपरेटिव्स. बट ये पर्टिकुलर कैटेगरी जो है खोया, इस पर कोई रिसर्च कभी नहीं हुई थी. राइट. एंड न होने का रीजन ये है कि सारी रिसर्च का जो जेनेसिस था वो वेस्टर्न कंट्रीज में था. वेस्टर्न कंट्रीज में खोया कंज्यूम नहीं होता. ओके. और यहाँ पर खोया कंज्यूम होता है, तो यहाँ पर रिसर्च का बेसलाइन कुछ नहीं था, तो इस वजह से इसको सबने छोड़ रखा था. राइट. तो उस टाइम पर ये हुआ कि भाई खोया इज 100% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन इसी में है, सबसे ज्यादा हाइजीन इश्यूज इसी में है. सो दिस इज अ गैप एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड. And gap of 50,000 crores 50,000 crores annually. Wow. वो 2019 में था. हाँ. अब मेरे ख्याल से अगर बढ़ 6 गया साल में हो गएंगे तो 60,000 करोड़ हो गया होगा. Right. So 60,000 crores का business 100% unorganized. There is no automation in this industry. Right. And at that time we started looking out कि कैसे हो सकता है, चॉकलेट ऑटोमेशन से बन सकती है तो खोया क्यों नहीं बन सकता है. तो फिर we started finding solution to that, and by grace of God हमें उस टाइम पर डॉक्टर अनेजा, who was the successor of Dr. Kurian in National Dairy Development Board, and he is a great scientist. Right. He's above 80 years of age and living in Canada. तो उस टाइम लकीली वो बैंगलोर आए हुए थे और हम लोग जाकर के उनसे मिले. अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी का कल्चर एंड बाकी सब चीज़ें, उनके पास पेटेंट था इस चीज़ का, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस का, कि इसको कैसे बनाया जा सकता है एक प्रोसेस के अंतर्गत. एंड हमारे यहाँ आए, आकर के उन्होंने हमारे कल्चर को देखा, समझा पूरा, एंड ही रियलाइज कि दिस इज द काइंड ऑफ कंपनी दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग हिज ब्रेन चाइल्ड टू लाइफ. एंड सो उन्होंने हमारे साथ काम किया, हमको गाइड किया, एंड फिर हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया उसके अंदर. Right. इट टुक अस 3 years, 3 साल लगे हम लोगों को पूरी रिसर्च को कंप्लीट करने में. लास्ट ईयर वी डिड मतलब वी एक्चुअली क्रैक्ड द फाइनल प्रोडक्ट एंड वी स्टार्टेड डूइंग गुड बिजनेस, एंड दिस ईयर इट इज अ रॉक स्टार प्रोडक्ट. एंड मुझे लगता है कि ये हमारी कंपनी के और भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, बट आने वाले दिनों में हमारी कंपनी का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा, बिकॉज एक खोया जैसे कमोडिटी में एक बड़ा स्केलेबल ऑटोमेटेड मॉडल बनाने वाली कंपनी और रिसर्च करने वाली कंपनी हम हैं, और हमेशा इस चीज को याद रखा जाएगा एक कैटेगरी क्रिएटर के फॉर्म में. It's your legacy. This is a legacy, this is a timeless thing that we have created. So it's a kind of a contribution that इसमें 99% रोल जय का ही है वैसे. अच्छा. बैंगलोर जाने का, उनको ढूंढने का, मिलने का. I mean, he likes doing these kind of stuff. वो इंजीनियर वाला माइंडसेट. हाँ, वो इंजीनियरिंग वाला माइंडसेट. एंड मुझे लगता है कि अगर आप पास्ट में हिस्टोरिकली किसी भी कंपनी को देखें, अगर आप नेस्ले को देखें, तो दे वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने मिल्क पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी. राइट. दैट वाज द फाउंडिंग थिंग ऑफ देयर कंपनी एंड दे बिकेम सो बिग ग्रेजुअली. तो हमें लगता है कि खोया हमारी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है which will decide the journey of the company in the next few years and will help us grow beyond a certain level. I heard you said in an interview कि आपको $1 billion कंपनी बनानी है within 2030, right? Yeah. So खोया would be a big part of Yes, it. absolutely. Yes, absolutely. Right. तो coming back to ज्ञान डेयरी, मैं आपके एड्स भी देख रहा था, तो यू हैव वेरी डिस्टिंक्ट ब्रांड एम्बेसडर. वन इज करीना कपूर खान एंड वन इज मनोज बाजपेयी. इसके पीछे क्या रीजन था, एंड हाउ डू यू सिलेक्ट कि किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है? So Manoj Bajpayee has not been our brand ambassador per se, Okay. but जब हम कानपुर लॉन्च कर रहे थे, हाँ. अगेन पोस्ट कोविड बड़ा अर्ली टाइम था, एंड कानपुर जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे थे तो फिर हमें कोई वहाँ के कल्चर और वहाँ के सिस्टम के हिसाब से कोई एक ब्रांड एम्बेसडर ऐसा ढूंढना था जो कि लॉन्च में जिसको हम यूज कर सकें लॉन्च के टाइम पे, टू गेट द प्रोडक्ट नोटिस्ड. राइट. सो दैट इज द हेल्प दैट वी टुक फ्रॉम मिस्टर मनोज बाजपेयी, एंड आई थिंक वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. बट जब हम लोग पूरा
तरीके से ब्रांड एम्बेसडर लेने के लिए तैयार हुए 2021-22 में मेरे ख्याल से जी। या सो 21-22 में फिर उस टाइम पर काफ़ी डेलिब्रेशन हुआ कि कैसा होना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर। तो ये समझ में आया कि एक यंग मदर इज़ द आइडियल टीजी फॉर आवर प्रोडक्ट, एंड उसके हिसाब से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि करीना is the right choice. That's very interesting. And I think we have had a relationship. I think our company has been associated with her for last 3 years, and I think we have got a very good response on that. No, I think that is what it is. Right. And as a brand ambassador, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं पता होती हैं, what goes behind कि like केवल एक ad में आ रहे हैं, या how does the relationship work? So relationship with the brand ambassador. Brand ambassador or the person doing the ads, anything. So अभी तो ब्रांड एम्बेसडर के साथ हम लोग 2-year कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, Okay. एंड कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। This is the industry standard कि ये आपके contracts हैं generally? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही होता है जनरली। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, बट प्रेफरेबली 2-year कॉन्ट्रैक्ट्स, सो दैट थोड़ी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। Right. एंड उसमें फिर डिपेंड करता है कि आपको स्टिल शूट कराना है, आपको वीडियो शूट कराना है, आपको फुल ऑन एडवर्टीजमेंट शूट कराना है, या आपको अपने पैकेजिंग पर डिस्प्ले करना है या नहीं करना। Right. So there are many aspects to it, and the budget is fixed accordingly. Right. So that is how it is. And उसमें usage rights की कितने टाइम तक आप यूज कर सकते हो, उसका भी रोल होता है। Yes, yes. So Perfect. that is as per the contract. But we have felt कि अगर कोई कंपनी किसी ब्रांड एम्बेसडर को चूज करती है तो एटलीस्ट 5 year का रिलेशनशिप दिमाग में रख करके चलना चाहिए, तब वो प्रॉपर एसोसिएशन आ पाता है। Right. बिकॉज अदरवाइज पता चला जब तक हमने कैंपेन स्टार्ट किया तब तक हमारा एसोसिएशन ही खत्म हो गया, हाँ. and that brand ambassador now gets associated with some other company in the similar business. Right. Yeah. Then it becomes a problematic situation. True that. And actually there's a lag also. जैसे आपने एक ब्रांड एम्बेसडर लिया, आपके पैकिंग मटेरियल्स पे चेंज होना है, आपकी सारी चीजें पिच तैयार होनी है, सब कुछ होने में 2-4-6 महीने का टाइम निकल जाता है, एंड देन उसको कम्युनिकेट करना मार्केट में इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट, विच इज एक्चुअली मोर टाइम कंज्यूमिंग. सो आई से टेकिंग अ ब्रांड एम्बेसडर इज रिलेटिवली एन ईजियर पार्ट, बट उसके साथ एड शूट करके और उसका कम्युनिकेशन पूरा नीचे तक पहुंचाना, वो ज्यादा एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग, and it requires more thought into it. Right. And brand ambassador and किसी कंपनी का रिलेशन सबसे मेमोरेबल आपके लिए कौन सा रहा है? मतलब नॉट फॉर ज्ञान, जनरली आपने जो भी टीवी पे देखा हो, कोई एक वो कनेक्शन जो दिमाग में हिट करता हो. I think Bika ji and Amitabh Bachchan, I think they have done it really well. Yeah. Right. And for you? I can't think of something that has really. Let me get back to the answer. I'll think about it. Perfect. अच्छा, ये भी होता है कि लाइक जब आप ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं तो कस्टमर में ट्रस्ट तब तक नहीं आता है, खासतौर से अगर वो कमोडिटी है या फिर डेली यूज प्रोडक्ट है, जब तक उसका एड टीवी में नहीं आ जाता. डू यू बिलीव दैट? No. टीवी या न्यूज़पेपर, मतलब दोनों? I think TV plays a big role. Print media also plays a big role in terms of कि लोगों को थोड़ा सा वो बड़ा स्पेक्ट्रम दिखने लगता है, उनको लगता है कि बड़ा ब्रांड है. राइट. बट मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में इन द लास्ट 5 years डिजिटल मीडियम का रोल सबसे ज्यादा है, वो कंज्यूमर कनेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वीडियो कंटेंट, सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, टीवी में पता चलेगा 10 सेकंड में आया और निकल गया, तो यू जस्ट कैन गेट नोटिस्ड बट यू कैन नॉट कम्युनिकेट थ्रू टीवी. आजकल कम्युनिकेट करने के लिए सबसे बढ़िया डिजिटल मीडियम है, एंड हम लोगों ने बहुत इफेक्टिवली यूज किया डिजिटल मीडियम्स को. तो मेरी नज़र में एक पूरा बुके है जो कि आपको क्रिएट करना पड़ता है 360 डिग्री, अगर आपको अपने ब्रांड को इफेक्टिवली मार्केट करना है. एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव. ट्रू दैट. लेकिन अगर इफ यू प्ले इट राइट देन यू कैन डू थिंग्स इन द राइट बजट एज वेल. राइट. So I think इसमें मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि टीवी एड्स आर मोर अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस.
तो अगर मैं कंज्यूमर साइकी के हिसाब से देखूं तो पहले कंज्यूमर्स को, आज से 10 साल 20 साल पहले, अगर ज्यादातर कंज्यूमर्स को अवेयरनेस होगी कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो बिकने लगता था, बिकॉज ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता था, तो प्रोडक्ट की अवेयरनेस वाज कंसिडर्ड टू बी मार्केटिंग। नाउ प्रोडक्ट की अवेयरनेस के बजाय प्रोडक्ट की नीड किस आदमी को क्या है, अब प्रोडक्ट उस बेसिस पे बिकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी कंपनी दूध बेचती है, अब दूध फुल क्रीम मिल्क होता है, टोन्ड मिल्क होता है। हम लोगों ने TCS टी कॉफी स्पेशल मिल्क निकाला, जो होमोजेनाइज्ड होता है, जिसकी वजह से उसका माउथ फील, उसका टेस्ट बेटर होता है। ये एक स्पेसिफिक नीड हो गई कस्टमर की, लोग अच्छी चाय अच्छी कॉफी पीना चाहते हैं, अच्छे मिल्क शेक्स पीना चाहते हैं। बच्चों को अगर दूध पीना तो वो चाहते नहीं कि ऊपर मलाई उसके ऊपर आए, तो इसमें घुली मलाई होती है। तो जब हमने इस वैल्यू प्रोपोजिशन को लोगों को दिया, तो आज का कस्टमर केवल अवेयरनेस से दूध नहीं खरीदना चाहता, लेकिन अगर उसे लगता है कि मेरी नीड फुलफिल करेगा ये प्रोडक्ट, तो वो कस्टमर उस चीज को लेना चाहता है। और ये कन्वे करने के लिए थोड़ा एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म चाहिए। वो केवल एक बार की अवेयरनेस से इस बात को नहीं समझ सकता। दैट इज वेयर डिजिटल मीडियम रियली प्लेज अ रोल। तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट को नेशनल स्केल पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आई थिंक टीवी इज अ ग्रेट मीडियम। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट और उसकी नीड फुलफिल करनी है कस्टमर की, देन आई थिंक डिजिटल प्लेज अ बिग रोल। I guess digital media attaches a message or story better. या बट टीवी के साथ मतलब हालांकि उस वक्त डिजिटल मीडिया उतना था भी नहीं, बट जो पुराने जिंगल से जैसे निरमा का हो गया या फिर और कंपनीज का हो गया, डू यू गाइस हैव अ जिंगल एज वेल? यस, राइट। सो जब आप लोग मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे थे, कैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया कि वी वुड टारगेट दिस फर्स्ट एंड देन दिस, एंड हाउ वाज द रिटर्न लाइक, कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट से कितना रिटर्न आ रहा है? सो हम लोगों ने जब मार्केटिंग स्टार्ट किया तब तो मतलब 2011-12 में, एंड काफ़ी कुछ पैशन ड्रिवन था, कोई प्रोफेशनल्स नहीं थे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे कोई सेपरेट नहीं होता था। अच्छा। तो मैं ही कुछ इधर उधर से फ्रीलांस क्रिएटिव डिज़ाइनर से क्रिएटिव्स डिज़ाइन करवाता था, मैसेजेस डिज़ाइन करवाता था, एंड इट वाज डन लार्जली थ्रू प्रिंट एंड OOH राइट। होर्डिंग्स। फिर धीरे धीरे हमने उसमें रेडियो भी ऐड किया। रेडियो बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग ट्रांजिट के टाइम पे, ट्रैवल के टाइम पर, उस टाइम पे स्ट्रीमिंग सर्विसेज कुछ नहीं होती थी, तो रेडियो ही सुनते थे लोग ज़्यादा। तो ये 3 मीडियम्स हमने यूज़ किए और काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ किए। और मुझे लगता है कि उस टाइम पर हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट रेडियो से मिला। ओके। हमारा जिंगल काफ़ी पॉपुलर हो गया था उस टाइम पर, एंड धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि मतलब प्रिंट में कुछ ROI हमको कम आ रहा था, तो हम थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो हम लोग फिर पिवट करते हुए धीरे धीरे डिजिटल की तरफ मूव किए। ओके। बट प्रिंट स्टिल रिमेन्ड अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर मार्केटिंग इकोसिस्टम, बिकॉज उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता साइकिल। ब्रांड बिल्डिंग आई गेस उस पे, ब्रांड बिल्डिंग उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती। बट अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा ROI किससे आता है, तो वो डिजिटल से आता है। ओके। सो आई थिंक ये भी एक एवोल्यूशन रहा है। पहले जय 2011 से 2016 तक जय वाज अ मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा। फिर 2016 के बाद से वी गॉट प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग मैनेजर आए। तो इनिशियली हमें पता नहीं था, मार्केटिंग और HR 2 डिपार्टमेंट ऐसे जिनका ROI निकालना सबसे डिफिकल्ट होता है। राइट। सेल्स में, प्रोक्योरमेंट में, प्रोडक्शन में। तो पहले शुरू में अच्छा हमें भी नहीं आता था कि कैसे ROI निकालते हैं, कि अगर हमने खर्च किया तो उसको हम कैसे मैप करेंगे कि इसका। सो दैट वाज अ लर्निंग कर्व। वी वर स्पेंडिंग मनी बट वी डिडंट नो हाउ एग्जैक्टली टू मेजर इट। राइट। कई बार तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई आपने ब्रांड एम्बेसडर लिया, इसका क्या ROI है, हमें समझ ही नहीं आता था मेजर कैसे करना है। बट नाउ आई थिंक जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करी, जैसे जैसे हम लोग की अपनी विजडम बढ़ी है, नए मैनेजर्स आए, नए प्रोफेशनल्स आए, तो आई थिंक नाउ देयर इज अ वेरी साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेजरिंग कि आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो कहाँ से ROI है। एंड दैट इज वेयर डिजिटल स्टार्टेड बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज दैट डेटा इज विजिबल कि अगर हम यहाँ 10 रुपए खर्च करेंगे तो 100 रुपए का रेवेन्यू आएगा, यहाँ 10 करेंगे तो 20 का आएगा। तो आई थिंक एंड मुझे लगता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी होता है। कोई प्रोडक्ट किसी तरीके से वर्क करता है, तो डेयरी इज अ वेरी customer wants a lot of education around every product. बट अभी हम कैटल फीड करते हैं, तो कैटल फीड में वॉल पेंटिंग
हाँ, जो है correct. गांव-गांव वॉल पेंटिंग उसमें कराने डिजिटल का, नहीं है इतना. उसमें डिजिटल एंगेजमेंट का रोल बहुत कम है एंड ओओएच का भी रोल बहुत कम है बिकॉज एक बहुत वाइड ज्योग्राफी में स्प्रेड आउट रहता है, अर्बन सेंटर्स पर नहीं होता, राइट। तो वॉल पेंटिंग सबसे ज्यादा वर्क करता है. सो दीज आर मतलब डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. करेक्ट. ओके, बट कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, लेट्स से हमने एक डिजिटल ऐड बनाया, तो वी सी कि उस ऐड के बाद से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ गई, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द आरओआई, और इज देयर एनी अदर वे? नो, वी आरओआई तो हम केवल एंगेजमेंट पर ही कैलकुलेट करते हैं. सो डिजिटल में तो जैसे कि आरओआई यानी आरओई किया जाता है, सो रिटर्न ऑन एंगेजमेंट. रिटर्न ऑन एंगेजमेंट. So, were we able to engage the right kind of TG in the right kind of geography? ओके, तो उसकी स्लाइसिंग डाइसिंग होती है, डेटा एनालिटिक्स होती है, उसके बाद पता चलता है कि यस दिस वर्कड और दिस डिड नॉट वर्क. ई कॉमर्स में इट्स मच इजियर बिकॉज ऑब्वियसली आपको सब्सक्रिप्शन या फिर हिट्स और बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं. बट यस, अगर हम उसको सेल के साथ एसोसिएट करना चाहें तो किसी टाइम पर कैंपेन या कोई स्कीम चल रही है तो कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज वो लार्जली इंटेंजिबल ही रहता है. राइट. और काफी हद तक डिपेंड करता है आपके कॉल टू एक्शन पे. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट पे ऑफर दिया और कॉल टू एक्शन है जो आपको डायरेक्टली ब्लिंकिट या ज़ेप्टो पे या कहीं ले जा रहा है, तो आपके लिए उसका मेजर करना बहुत आसान है बिकॉज वो इमीडिएटली सेल्स में ट्रांसफर हो रहा है. बट अगर आप कोई कैंपेन चला रहे हैं, टी कॉफी स्पेशल मिल्क पे चला रहे हैं और आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो उसमें आपका कॉल टू एक्शन है कि लोग जितने ज्यादा एंगेज होंगे उतना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी इस प्रोडक्ट के बारे में. तो दैट कुड बी अ मेजरमेंट मैट्रिक्स. बट अगर मैं 1 साल बाद उसका पीरियड उठा के देखूं कि लेट्स से मैं 5,000 यूनिट बेच रहा था टी कॉफी की, कैंपेन के बाद में इमीडिएटली स्पाइक होकर 7,000 हो गया, आफ्टर 3 मंथ्स जब स्टेबलाइज हुआ तब 6,000 पे पहुंचे हैं, तो यू गेट टू नो कि 20% के आसपास ओवरऑल हमारी सेल इंक्रीज हुई. तो दैट्स अ वेरी ब्रॉड मैट्रिक्स दैट वी कैन अप्लाई, बट एक रफ आइडिया उससे सेंस बैठ जाता है. बट ई कॉमर्स में इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी सिंपल, यू कैन टेक इट आउट इमीडिएटली. Okay. And extending this question, there's this bias कि कुछ ब्रांड चाहती है कि हाइपर लोकल क्रिएटर्स उनके ब्रांड प्रमोट करें एंड कुछ ऑफर मासी. What's your thought on this? कि which is more suitable for your brand? So हम लोग फोकस हाइपर लोकल क्रिएटर्स पर ज्यादा करते हैं. इन्फ्लुएंसर्स भी हम कोशिश करते हैं कि हाइपर लोकल, बिकॉज उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, जो उनका यूज केस होता है, या जो वो कंटेंट बना रहे होते हैं, वो ज्यादा रिलेटेबल होता है Okay. लोकल ज्योग्राफी के लिए. एंड दैट इज व्हाई इट वर्क्स बेटर, इट ब्रिंग्स इन बेटर एंगेजमेंट. दैट इज व्हाट माय फीलिंग इज. अब मान लीजिए कोई चीज यहाँ वर्क करती है, मैं यहाँ पर पेड़ा अगर सेल कर रहा हूँ और मैं सेम चीज सेम तरीके से अगर मैं दिल्ली में जाकर के बेचना चाहूँ, तो हो सकता है कि पीपल विल नॉट इवन नोटिस इट. True that. तो बट यहाँ पर पेड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग स्वीट है, पीपल थिंक Right. कि पेड़ा है तो देखें कैसा है क्या है. हाँ. दैट माइट नॉट बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर पर्सन इन दिल्ली. सो आई फील हाइपर लोकल और मास का अगेन दोनों का अपना अपना यूज केस सिनेरियो है. अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसी प्रोडक्ट की, देन अ मास इन्फ्लुएंसर इज समवन और अ मास कंटेंट क्रिएटर इज समवन जिसको यूज किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल खोया है, खोए का हमें पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना है, उसके लिए कोई मास इन्फ्लुएंसर अगर है तो वर्क कर सकता है. बट अगर आपको, एंड डेयरी बहुत रीजनल बिजनेस होता है, हम लोग यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में, सेंट्रल यूपी में, बिहार में कंजम्पशन पैटर्न्स, लैंग्वेज, लिंगो, देयर वे ऑफ कंजम्पशन, दही जैसे बिहार में सुबह सुबह खाते हैं, यहाँ पे यूपी में ज्यादातर लोग लंच के टाइम खाते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है. और वो हाइपर लोकल इन्फ्लुएंसर्स, हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएटर्स, दे डू अ मच बेटर जॉब इन दैट. सो अगर किसी प्रोडक्ट को रेफर करके कंजम्पशन इंश्योर कराना है, ट्रायल इंश्योर कराना है, तो हाइपर लोकल पीपल आर द बेस्ट पीपल. एंड ये भी होता है कि लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी, वी डिड अ स्टोरी फॉर यू गाइस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं लगा था वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, बट पीपल लव द स्टोरी. तो हाइपर लोकल में होता है कि अपने शहर से है तो यार शहर से कि इनको सपोर्ट करते हैं, इनके साथ करते हैं, सो वो एक काफी बड़ा एडवांटेज हो जाता है. लोकल होने का अब मतलब पहले तो उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच था, लोकल है, लोकल है,
लेकिन अब लोकल के साथ प्राइड अटैच्ड है। True that. तो आई थिंक वो जो एक टैबू था या फिर एक अवर्सिवनेस थी लोकल चीजों को ट्राई करने की, वो खत्म हो गई है। हाँ. और मुझे लगता है कि लोग लीन कर रहे हैं लोकल चीजों की तरफ, एंड हमारे जैसे ब्रांड्स के लिए आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, द चेंजिंग कल्चर, चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ कंजम्पशन. So it has brought in a lot of business to us. Right. And your perspective? Yeah, I think, I mean, मुझे लगता है कि जैसे एज अ कंट्री ये पूरे देश में ही हो रहा है. पहले हम ज्यादा इनामर्ड होते थे कोल्ड ड्रिंक से या वेस्टर्न प्रोडक्ट से, बट आजकल आप देखेंगे लोग दूध, दही, छाछ या आम पन्ना या इंडियन प्रोडक्ट्स, लाहौरी जीरा, तो लोकल प्रोडक्ट्स के साथ में जैसे जैसे हम एज इंडिया वी आर गेटिंग कॉन्फिडेंट, एज इंडियंस वी आर गेटिंग कॉन्फिडेंट, तो हम अपने लोकल में, अपनी हेरिटेज में प्राइड लेने लग गए हैं. और उसका भी एक रिफ्लेक्शन हमारी सोसाइटी में है कि जहाँ पे हम अपने रीजन की, जैसे आप इंटरनेशनली भी देखिए, हजारों तरीके की चीज आती हैं. हर रीजन अपना, कोई ग्रोयर की चीज है, कोई किसी डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप की चीज है, तो हर आदमी प्राइड लेता है उस चीज में, एंड दे से इट विद अ लॉट ऑफ इमेंस प्राइड. I think the same thing is happening here. We are getting confident as a nation, confident as a society, and that is being reflected with pride in our local stuff. So I think it is a great opportunity for us, and we can leverage on that. Plus वो connect जो एक होता है ना पर्सनल, खासतौर से यूपी में वो काफी ज्यादा हो जाता है. जी, बिल्कुल. In fact, coming back to the culture, so you were the first CEO जिसको मैंने directly approach करके we verified the story. We did a story on PTC before, but we were not in contact with them. So to be very honest, that was a game changer for us as well, because आपका reply आया, we did the story, it went viral, and वो काफी अच्छा confidence था कि मतलब उस level पे लोग are very supportive because they are looking for new opportunities. They are kind of interested in sharing their story. So that was a great experience for us. So thank you for that. Thank you so much. आप लोग नया ट्राई करते रहते हैं. अभी मैंने एक और न्यूज़ पढ़ी थी, यू आर द फर्स्ट डेयरी कंपनी टू यूज EVs इन द प्रोक्योरमेंट. तो उसके पीछे वाज इट एफिशिएंसी या फिर एनवायरनमेंट के लिए कि बस नया ट्राई करना था? So अभी हमने शुरू किया है. I think we have just inducted the first vehicle. Okay. तो जैसा हमने पहले शुरू में बताया कि मिल्क इंडस्ट्री एक सप्लाई चेन इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और एक काफी बड़ी कॉस्ट आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, बिकॉज हम करीब 3500 से 4000 गांव से दूध उठाते हैं, वहां से गाड़ियां आके चिलिंग सेंटर पे आती हैं, चिलिंग सेंटर से प्लांट लखनऊ में आती हैं, और फिर लखनऊ से जब हम सप्लाई करते हैं तो अलग अलग मार्केट्स हैं जिसमें हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाती है. तो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे करीब 1000 गाड़ियां चलती हैं मिल्क प्रोक्योरमेंट से लेके डिस्ट्रीब्यूटर के एंड में सर्विस करने तक. ओके. अगर हम इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो बहुत बड़ा है. तो जाहिर सी बात है कि ईवी एक ऐसी चीज है जो हमारे सारे पर्पस सॉल्व करती है, बट आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस टू स्टार्ट दैट वाज फाइनेंशियल. ओके. बिकॉज उससे हमारी जो पर लीटर कॉस्ट है सप्लाई की वो काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है. सो वी आर द फर्स्ट कंपनी दैट एक्सपेरिमेंटेड विद दैट. आई थिंक वी विल बी एक्सपैंडिंग इट टू नाउ मोर व्हीकल्स. तो हमारा प्लान है कि विद इन नेक्स्ट 2 years हमारे 300 जो प्रोक्योरमेंट साइड के व्हीकल हैं पूरे के पूरे, जहां हम गांव से दूध खरीदते हैं, वहां पे हमारा ईवी का सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाए. और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईवी कंपनीज के लिए, बिकॉज सारे इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में वर्क करती है. तो अगर एक बार एक मॉडल सेट होता है तो द एंटायर इंडस्ट्री विल चेंज टू दैट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग हमारा इसलिए थी क्योंकि फाइनेंशियली वायबल है. हाँ. I mean, most of the decisions are taken that way. उसके बाद फिर एनवायरनमेंट वगैरह बाकी चीजें भी आती हैं. और जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो. जैसे वाटर के बारे में हम लोग बड़े पैशनेट हैं. अच्छा. तो वाटर कंजर्व करने के लिए अगर कॉस्ट ज्यादा भी आ रही है तो हम उसके लिए एफर्ट करेंगे. ओके. बट इन दिस केस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वाज सेकेंडरी एंड फाइनेंशियल वाज प्राइमरी. ओके. एंड लखनऊ की बात करें तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि लखनऊ हाउ हैज चेंज इन द 18 years. बिजनेस लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है लखनऊ में? आई थिंक इमेंस चेंज है, क्योंकि पहले लखनऊ में इतने सारे बिजनेसेस नहीं थे. अब तरह तरह के बिजनेसेस हो गए हैं. पहले कानपुर में सेंटर था सारा बिजनेस इकोसिस्टम,
हम लोग ने जब यहाँ पर लखनऊ में डेयरी प्लांट स्टार्ट किया तो हमको अगर नट बोल्ट भी खरीदने होते थे एक सर्टेन वैरायटी के तो कानपुर से आते थे, स्टीम वाल्व्स खरीदने होते थे तो वेंडर कानपुर से ही आता था, डेयरी रिलेटेड अगर स्पेसिफिक कुछ आइटम चाहिए होता तो इटावा से आता था। अच्छा, तो लखनऊ में कुछ भी इकोसिस्टम था ही नहीं तो कुछ मिलता भी नहीं था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स मैंने देखा है, और मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा यहाँ पे एक संडीला इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तो जब हम लोगों ने कैटल फीड प्लांट लगाना था तो हम उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में गए तो वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी हुई थी, बिल्कुल खाली था। एंड वी वर द फर्स्ट फैक्ट्री देयर। और ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years उसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में आईटीसी का फूड पार्क भी लगा हुआ है, बालाजी वेफर्स भी लगा हुआ है, उसी में ग्रीन पलाई लैमिनेट्स, वरुण बेवरेजेस, बर्जर पेंट्स, व्हाट नॉट। नाउ इट रिजेंबल्स समथिंग लाइक पुणे और बैंगलोर, उसका इंडस्ट्रियल एरिया। मतलब लार्ज कंपनीज, बिग ब्रांड्स सेटिंग अप बिग फैक्ट्रीज देयर। अब वो उसी हिसाब से फिर प्रोफेशनल्स भी आते हैं काम करने के लिए, उसी हिसाब से सारा इकोसिस्टम डेवलप होता है। एंड उस इकोसिस्टम को मतलब एक तरीके से सर्विस करने के लिए एक बड़ी सर्विस इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। तो जो पूरी एक इकोनॉमी है उसमें काफ़ी सी चेंज आया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर्स में HCL और TCS जैसी कंपनीज यहाँ पर आ गई। लास्ट 2 years में मैं देख रहा हूँ कि डेलॉयट, जेनपैक्ट और इस तरह की जो कंसल्टेंसी कंपनीज उसमें आ गई। तो अलग अलग तरह का प्रोफेशनल इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, एंड दैट इज चेंजिंग द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द सिटी लाइक नेवर बिफोर। हम लोग भी जब हम लोग ने अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया 2020-21 में, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड प्रोफेशनल्स हियर। एंड हम लोगों ने नोएडा ऑफिस खोला वहां पर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वाले लड़के तक यहाँ पर नहीं मिलते थे। तो कॉल सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स के सारे एक्सपर्ट्स सब नोएडा ऑफिस से ऑपरेट करते थे। ओके, अभी 6 महीने पहले हम लोगों ने नोएडा ऑफिस अपना बंद कर दिया बिकॉज सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओह वाओ, दैट्स अ चेंज। सो दैट्स अ मैसिव चेंज दैट सिटी हैज गॉन थ्रू। एंड सबसे बढ़िया बात यहाँ पर क्या है कि बैंगलोर और मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बिल्ड होना शुरू हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा लैग पे चलता है। बैंगलोर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द मेस दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय पॉपुलेशन कमिंग इन फर्स्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बन रहा है। लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा पहले से रेडी मिल रहा है। हाँ। अभी आप देखिए आउटर रिंग रोड बन गया है एंड ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, इधर से उधर क्रिस क्रॉस सब कनेक्शंस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। एंड अब जैसे जैसे पॉपुलेशन मूव इन करेगी, इट इज मच इजियर टू एक्चुअली नेविगेट थ्रू द होल सिटी। सो आई फील कि वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन दीज टाइम्स इन लखनऊ, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटिफुल सिटी एंड द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। राइट। आई ऑल्सो फील कि एक सिटी में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एक तो हो गया कि किस तरीके से हमें सर्विसेज मिलने लग गई, सामान मिलने लग गया। एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड दैट कैन बी, एंड मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसमें लॉ एंड ऑर्डर का आया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव होने से ज्यादा रेस्टोरेंट्स, ईटिंग आउट प्लेसेस, सिनेमाज, मूवीज, लोग अच्छी गाड़ी खरीदने लग गए, अच्छे कपड़े, अच्छे ऑफिस। जिन चीजों से लोग पहले डरते थे, उन्हीं चीजों पे लोग स्पेंड करने लग गए, और वो पूरा इकोसिस्टम इस तरीके का बिल्ड हो जाता है जहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर बिल्ड करते हैं जहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल्स या एडवाइजर्स अट्रैक्ट हो। आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज मैंने यूपी में देखा या फिर लखनऊ में देखा कि पिछले 18 साल में पूरा इमेज मेकओवर जो है एक कल्चर बिल्डिंग के हिसाब से, पीपल फील सेफ। आज अगर मैं अपने फैमिली के साथ में कहीं जाना चाहता हूँ and I want to go and sit somewhere, have dinner, so it's a very safe feeling and which attracts people to the city. तो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंज भी आ गया है सोसाइटी में। हाँ, प्लस अगर पॉजिटिव साइड में चीजें जाने लगती हैं तो एक वो कल्चर भी उसी तरह का डेवलप हो जाता है। करेक्ट। एंड अब तो इन्वेस्टमेंट को लेके भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट भी कई इवेंट्स करा रहे हैं, देयर इज दिस मीटअप्स एंड इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रहे हैं, तो आई गेस उसका भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल।
Do you guys attend these investment summits? यस सो अभी क्या है, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपको आगे पीछे जाना पड़ता था लोगों के. हाँ. अब क्या हो गया कि अगर आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर कर दिया कहीं पर, तो मुझे लगता है सरकार ये इंश्योर करती है कि आप फैक्ट्री लगा दें. मतलब वो आपको फॉलो इतना करते हैं. तो आप जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट्स होते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-20 फोन आते होंगे कि आप किसका एमओयू कर रहे हैं, आप इसकी लगा ले. मुझे लगता है थोड़े दिन में वो आके हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी खुद ही बना दिया करेंगे. सो बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू गो इन दीज समिट्स. एंड गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव भी है. डिपार्टमेंट सब्सिडीज, चाहे हमें किसी भी तरीके का एंगेजमेंट है. जो पहले के इनहिबिशंस थे उसमें बहुत बड़ा चेंज है. Right. तो मेरे पास दो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इस चीज को लेकर के कि पहली इन्वेस्टर समिट 2016-17 में हुई थी. 2017 रादर February 2017, एंड दैट वेरी ईयर आई बिकेम द चेयरमैन ऑफ CII UP. Okay. उससे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं था. मतलब एक्चुअली क्या है कि बहुत गवर्नमेंट टू बिजनेस एंगेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता था. सडनली गवर्नमेंट ने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन CII, FICCI इन सबको एंगेज करके उन्होंने इन्वेस्टर समिट प्लान की. एंड लखनऊ की ब्रांडिंग को चेंज करने के लिए, यूपी की ब्रांडिंग को चेंज करने के लिए. एंड सडनली आप देख रहे हैं कि अडानीज, अंबानीज एंड महिंद्राज एंड सब they come into Lucknow and they are attending this investor summit, and I am standing in the front row with all of these people, hobnobbing with these people, and it was kind of unbelievable. Right. पहली बार मुझे लग रहा था मैं प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ. आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एंड द सेंटर. एट दैट वेरी इवनिंग CM hosted a dinner at his residence. And he was standing personally to welcome everyone. And that was a massive change of positioning कि गवर्नमेंट किस तरीके से बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए they are pulling out all stops. And that was very encouraging and very interesting for me as a person, because हम small town आदमी, हम कभी हम लोगों ने गवर्नमेंट के इतना पास जाकर के कुछ देखा ही नहीं था. And suddenly you are there among the biggies of the industry and biggies of the government. So that was a very interesting thing that happened at that time. And another story मैं भूल गया अभी बताते बताते. This is another very interesting story that I had come up with. चलो याद आएगी तो बता. याद आएगी तो we'll get back to that. आप वो बता रहे थे एक ब्रांड एम्बेसडर्स एसोसिएशन. हाँ, so brand ambassadors association में I think one thing that I saw every day was cricket, and because of cricket तो सचिन तेंदुलकर और MRF का जो एसोसिएशन था. मैं आज भी अगर कहीं MRF का टायर देख लेता हूँ तो मुझे पहले तेंदुलकर और उसका बैट याद आ जाता है. Right. So that is one association that I admire and I've seen it over a period of time. एंड वो एसोसिएशन इतना ज्यादा था कि लोगों को पहले पता ही नहीं था MRF टायर भी बनाता है. मतलब हम लोग को जब बचपन में देखते हैं MRF के बैट चाहिए, वैसा चलता था. करेक्ट. ओके. एंड सो क्विक कॉमर्स के आने के बाद से आपके बिजनेस में क्या चेंज आया है? लाइक यू आर हेविली इन्वेस्टेड इनटू द क्विक कॉमर्स स्पेस और तो इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है. हम 2020 में हम लोग अगेन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. हम लोग के ज्यादातर चीजें लाइफ में देखा कि कोई ना कोई क्राइसिस आती है, उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी निकलाती है. दैट्स एंटरप्रेन्योर लाइफ. 2020 में हम लोगों ने होम डिलीवरी मॉडल स्टार्ट किया. बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, कई सारे कस्टमर्स उसे ले रहे थे. उस टाइम कोविड में नीड बहुत थी. मतलब कोविड के पहले कर दिया था, तो कोविड होते ही सडनली जो है स्पाइक आ गया. वी वर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दैट वर प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम. बट उसके बाद जब कोविड धीरे धीरे खत्म हुआ तो हमने रियलाइज किया कि जो कस्टमर की नीड थी एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म की, हो सकता है हम शायद उसको इतना ना बढ़ा पाए, बट वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स पे. हमने काफी पैसा खर्च किया था, तो कई बार बड़ा दुख भी हुआ इस चीज पे. फॉर द ऐप इट्स डूइंग वेल इवन टुडे, बट नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग इन ऑन ई-कॉमर्स ऑन क्विक कॉमर्स इज फार हायर. तो दो चीजें मैंने देखा चेंज जो मैसिवली हो रही हैं. हमारी कंपनी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू अब ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स से आने लग गया है. वी आर ग्रोइंग एट 20% मंथ ऑन मंथ बेसिस, विच इज अ वेरी फास्ट ग्रोथ. तो करीब 18 से 20% रेवेन्यू आने वाले 2 से 3 साल में क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स से आएगा, एंड दैट इज अ लॉट फॉर अ लार्ज कंपनी. That's a huge number.
द सेकंड थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि जितना न्यू सेटलमेंट है, जहां पे पहले एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम थी, जहां दुकानें नहीं थी या हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां पे मुझे लगता है परसेंटेज इससे भी ज्यादा होगा। और तीसरा चीज जो मुझे सबसे बड़ा लगता है कि क्विक कॉमर्स से कुछ डेमोक्रेटाइज हो गया। पहले अगर मुझे अपना पनीर बेचना है तो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर का रिटेलर बनाऊंगा, वो रखेगा नहीं, उसे मैं स्कीम दूंगा, मैं स्टाफ को ट्रेनिंग दूंगा, तब शायद कहीं जाके वो कंज्यूमर के पास पहुंचता था, वो भी अगर रिटेलर उसे दिखाना चाहेगा तो। बट क्विक कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से कस्टमर के पास वो पावर आ गई है, तो चॉइस करने की पावर उसके पास होने से वो नई चीजें भी ट्राई करना चाहता है, वैरायटी बढ़ गई, तो कस्टमर के लिए इट्स अ मैसिव इंप्रूवमेंट। और हमारी जैसी कंपनीज के लिए जो चैलेंजर हैं, जो नए प्रोडक्ट्स बनाने में बिलीव करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ई कॉमर्स से मुझे लगता है कि हमारी कंपनी का बहुत स्ट्रांग फोकस है इस चीज पे, एंड वी वुड लाइक टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ओके, अच्छा, हम लोगों ने लखनऊ में चेंज की बात कर ली, बट आई एम फ्रॉम कानपुर। सो कानपुर में आपने क्या चेंज देखा है? बिकॉज यू टोल्ड कि पहले सारी चीजें वहीं से आती थी, बट देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। दैट्स ओके। So, कानपुर, आई थिंक कानपुर जब हम ग्रो अप कर रहे थे फर्रुखाबाद मतलब कायमगंज में, तो हमारा नियरेस्ट बिग टाउन कानपुर होता था। ओके। एंड हर चीज के लिए हम लोग कानपुर जाया करते। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कानपुर में ही थे, एंड इनफैक्ट पहले तो फोन करने भी कानपुर जाते थे। फोन करने भी, ट्रंक कॉल्स करने के लिए, So that is a story that you can share. कॉल करने के लिए आप लोग कानपुर जाते थे? तो हम लोग जब when we were growing up in this small town कायमगंज, तो वो हॉटलाइन वाले फोन होते थे, हाँ, कट कट करके कि 65 नंबर लगा देना, 67 नंबर लगा देना। तो इस तरीके से हम लोग का फोन का कम्युनिकेशन होता था। लेकिन अगर बाहर कहीं कॉल करना, तो क्योंकि बिजनेस हम लोग का था गुवाहाटी और सिलीगुड़ी, इस तरह के सिटीज नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का सब सप्लाई होता था। तो अगर किसी व्यापारी से, बिजनेसमैन से अगर बिजनेस कॉन्वर्सेशन अगर कुछ करनी होती थी, तो ट्रंक कॉल्स लगानी पड़ती थी। तो उसके लिए महीने में एक बार कोई ना कोई फैमिली मेंबर कानपुर जाता था, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलने जाता था हिसाब किताब करने के लिए। राइट। तो वो पता चलता था कि घर के लिए मसाले आने हैं, साबुन आना है, ये है, वो भी सब वही लेकर के आता था, और वही सारे फोन्स करके भी आता था। ओके। अब बीच में तो एक ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग का एक पोस्टल ऑफिस वहां पे कानपुर में भी था। अच्छा। तो एक आदमी डेली सुबह जाता था ट्रेन से डाक कलेक्ट करने के लिए, कि अगर कोई ड्राफ्ट आए हुए हैं, कोई चेक्स आए हुए हैं पेमेंट के, वो सुबह कलेक्ट करता था, शाम की ट्रेन से वापस आता था। मतलब कानपुर से इतना स्ट्रांग एसोसिएशन था हम लोग का। तो हम लोग को बिरहाना रोड और नयागंज, ये दो जगह हम जानते थे कानपुर में कि बिरहाना रोड पर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बनारसी से मिठाई लेनी है, वो आदर्श का ढोकला खाना है, और फिर उसके बाद आगे नयागंज में जाकर के मसाले खरीदने हैं, मेवा खरीदनी है। एंड दिस इज हाउ आवर कानपुर ट्रिप्स यूज्ड टू बी। बट मैं देखता था कि टिल 5 years बैक कानपुर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। कानपुर, बल्कि मुझे लग रहा था कि पर्सनली मैं मानता था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डीजेनरेट सा हो रहा था कानपुर। इट वाज बकलिंग अंडर प्रेशर, बिजनेसेस वर मूविंग आउट। बट लेटली इन द लास्ट 5 years मैंने देखा है कि गवर्नमेंट का कुछ कंसर्टेड एफर्ट रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सिटी ऑफ कानपुर उसको सुधारने की तरफ। और अब तो सुनते हैं कि आउटर रिंग रोड भी सैंक्शन हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन। तो लेटली मैं देखता हूँ कि बिजनेसेस स्टेबलाइज हो गए हैं और थोड़ा सा इकोसिस्टम बेटर हो रहा है। बट आई थिंक इट स्टिल हैज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। बट लखनऊ और कानपुर में वो जो गैप एक रहा है, वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड आई गेस आगे भी वो बढ़ेगा ही जिस हिसाब से। लखनऊ बीइंग द कैपिटल, जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि अब कानपुर में सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक ये था कि वो कानपुर में गंगा जी के पार नहीं जाना चाहता था कानपुर। हाँ। अगर आप लखनऊ एज अ सिटी देखेंगे तो ट्रांस गोमती जो क्रिएट हुआ वो 1980s 1990 में हो गया, तो वो गोमती पार हो गया शहर। एंड गोमती पार होने की वजह से जो सारा डेवलपमेंट था, महानगर, अलीगंज, गोमती नगर, ये सारा एरिया एक गोमती के इस पार आके एक मैसिव एरिया मिल गया। कानपुर में वो गंगा जी पार नहीं हुई कभी, तो गंगा जी के पास लोग जाते रहे, उसी में कंजस्टेड होता रहा। बट अब आई थिंक ट्रांस गंगा या फिर बिठूर के आसपास डेवलपमेंट होने से, और डेवलपमेंट का क्या, एक बार अगर लोगों को दिख जाता है कि ऐसा होने वाला है या पॉजिटिव फील करते हैं, तो उसकी पेस बहुत फास्ट हो जाती है। हाँ।
आई एम श्योर कि गैप अभी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है, बट वंस इट स्टार्ट्स कवरिंग तो कानपुर हैज more money, more business, and in terms of everything, to catch up at a very fast pace. So Lucknow has a large service sector, but कानपुर में MSMEs, small businesses का क्वांटम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए मुझे लगता है वो शहर बहुत रेजिलिएंट है। और अगर गवर्नमेंट का फोकस इसी तरीके से बना रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो इट विल कैच अप वेरी फास्ट। बट ये रहा कि जो एक कैपिटल रीजन था उसमें कानपुर नहीं आया, तो उसके वजह से कानपुर के लोगों को काफी तकलीफ है। अच्छा, व्हेन डिड यू रियलाइज कि यू हैव मेड इट? द फर्स्ट रियलाइजेशन की यार कुछ तो कर लिया है। यार ये अभी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ किया है कि नहीं। जैसे अभी जय जी ने बोला कि वो जो मोमेंट था जब आप सीएम के साथ थे एंड वो एक पूरा था कि मैं यहाँ पे आ गया, तो दैट माइट बी द मोमेंट, बट आप बताइए। That was certainly one of the moments. I think the day I was selected as nominated as the vice chairman of CII, and then I went on to become the chairman of CII UP. उससे पहले हम लोग एक localized business की तरह operate करके हम उसी ecosystem में रहते थे. And suddenly I was meeting and interacting with people who were actually जिनको आप आइडलाइज करते हो लाइफ में। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, आप चीफ मिनिस्टर के साथ स्टेज शेयर कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यस आई हैव बिकम दैट इम्पोर्टेंट इनफ कि आई एम बीइंग गिवन सच अपॉर्चुनिटीज। सो डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द टाइम्स व्हेन आई फेल्ट कि यस वी हैव डन सम गुड वर्क and we have really made it. मेरे पास तो 2 इंसिडेंसेस हैं जहां मुझे लगा कि शायद हमने कुछ अचीव किया। तो पहला इंसिडेंस था कि एक डिनर के लिए मुझे बुलाया गया, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिनर था, तो वहां पे कुछ लोग थे अगल बगल के शहरों के। तो मैंने उसमें एक से पूछा कि आप क्या करते हैं, उसने कहा मैं डेयरी का बिजनेस करता हूँ। उस आदमी ने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा है कि जैसा आपने सुना होगा वो लखनऊ में ज्ञान डेयरी है, जैसे वो मिल्क मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वैसे ही हमारा बिजनेस है। तो दैट डे आई फेल्ट प्राउड कि चलो किसी आदमी ने हमारा एग्जांपल अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए दिया। एंड सेकंड इंसिडेंस वाज कि व्हेन मुझे और जय को, जैसे बाकी सब जगह पे तो रिकग्निशन मिलता है, लेकिन जब अपने गांव वाले, अपने शहर वाले आपको रिकग्नाइज करें, तो एक प्रोग्राम था जिसमें मुझे और जय को इनवाइट किया गया एज चीफ गेस्ट, एंड फॉर ऑल्सो शेयरिंग द इंफॉर्मेशन की कैसे आप लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाया। तो जो वैलिडेशन फैमिली में या फिर वापस घर जाके या अपने शहर में मिलता है, दैट समटाइम्स मेक्स यू फील कि हाँ ठीक है, आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें पीपल टेक प्राइड। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई पर्सनली फेल्ट हैज डन इट। दैट्स अमेजिंग। मतलब वो एक अलग ही फील रहता है। बट हाउ डू यू कीप हम्बल आफ्टर दैट? I think failures keep us humble. हमारे साथ में कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने, and this has happened multiple times and we keep discussing it also, कि 2007 में हमने बिजनेस शुरू किया, 2007 से 9 हमने बहुत बढ़िया किया। 2009 में इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस क्रैश हुए, हमें लॉस हुआ, हमने अपने बिजनेस को रीइन्वेंट किया, B2C की तरफ मूव करना शुरू किया। 2019 तक हमने बहुत तेजी से प्रोग्रेस करी एंड बहुत पैसे कमाए। बीच में एक ऐसा इंसिडेंस था, अगेन इट्स अ स्मॉल स्टोरी, कि 2016-17 की बात है, जब हमने अपनी फैक्ट्री पे उस साल हमने अच्छे पैसे कमाए, और जब हम कमा रहे थे तो हम भूल जाते हैं कि लाइक वी फील कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है। हमने एक ऑफिस सैंक्शन किया अपनी फैक्ट्री पे बनाने के लिए। अच्छा। जब तक वो बन रहा था, वो इतना बड़ा ऑफिस था, बनते बनते समय खराब हुआ। 2017 में वापस जो है डिफिकल्ट टाइम्स आए। तो जब डिफिकल्ट टाइम्स आए तो ऑफिस आधा बन पाया था। अच्छा। तो हम जाके सोचते थे ये हमने सैंक्शन किया क्यों था, इसकी जरूरत भी थी कि नहीं थी। दैट इज द टाइम यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। तो मुझे लगता है कि एवरी टाइम यू फेस अ फेलियर, इट मेक्स यू मोर हम्बल, इट मेक्स यू मोर ग्राउंडेड। इट इज बाउंड टू हैपन दैट इन गुड टाइम्स थोड़ा सा आप उड़ने लगते हो, बट दिस इज व्हाट आवर एक्सपीरियंस हैज बीन। आपका? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी वेल पुट, because and I think in a way I feel blessed कि we have seen sustained failures
इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, एंड उस वजह से हम लोग की ह्यूमिलिटी हमेशा इंटैक्ट रहती है, बिकॉज हमने काफ़ी खराब टाइम्स देख लिए, और कोविड के बाद भी हम लोगों ने 2 साल 3 साल, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। कोविड से पहले भी मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल थिंग्स में हम लोगों, एंड 2003 में बिजनेस स्टार्ट करते ही फेलियर मिल गया था। उसके बाद टोबैको को भी रिसरेक्ट करने में और री इन्वेंट करने में, क्योंकि वी वर स्मॉल टाउन पीपल, एंड जो बड़े शहरों के बड़े ब्रांड्स थे उनके पास जाहिर सी बात है ज़्यादा फायर पावर थी, तो उन्होंने एकदम से उनके ऑन स्लॉट में कई सारे ब्रांड्स गिर गए। तो हम लोग को सर्वाइवल का भी इशू आने लग गया था कि ब्रांड सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। सो इन दोज डेज एंड वी रियली वर्कड हार्ड। आई मीन 2003 से लेकर के 2007 तक इट वाज अ वेरी वेरी ट्रबलसम पीरियड दैट वी वेंट थ्रू before we actually became successful in tobacco, and then we got the confidence of coming to dairy. So Anuj was living out of a suitcase, and I had my first child. I could not stay at home for very long, and had to stay away from family for very long periods. And जब falling business होता है तो थोड़ा सा मतलब you get that doubts. Get those doubts. Your confidence is actually hampered. But somehow पूरा सब everything came together and we were able to make it. तो जब भी मतलब you are actually running that कि वो सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एरोगेंस आने की सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं भगवान दिखा देता है कि थम जाओ, हाँ ये औकात में आ जाओ। बट इसमें इसमें एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि देखिए फेलियर और सक्सेस सभी के में आते हैं, बट एज बोथ ऑफ अस जो एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए किसी टॉपिक को डिस्कस करने की, किसी चीज पे इंट्रोस्पेक्ट करके इम्प्रूव करने की, आई थिंक समहाउ दैट इज अ कैपेबिलिटी दैट बोथ ऑफ अस हैव हैड बिकॉज ऑफ बीइंग बाय ईच अदर्स साइड। तो कई बार क्या होता है फेलियर के बाद में आदमी डिमोरलाइज हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है, बट वी ऑल्सो टेक इट विद सम अमाउंट ऑफ ह्यूमर कि भाई हो गया ठीक है, मतलब होम डिलीवरी में पैसे भाई खर्च हो गए, ज्यादा हो गए, जल भी गए पैसे थोड़े बहुत, कुछ ना कुछ उससे आगे काम निकाल लेंगे, दैट इज हेल्पिंग अस इन क्विक कॉमर्स। बट उसको थोड़ा सा लाइट एंड मूड में बहुत सीरियसली ना लेके उसको लेट इट पास अवे करने वाली फीलिंग जो है, एंड आफ्टर दैट इंट्रोस्पेक्शन इज समथिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी हम्बल, इफ यू वांट टू बी एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम दैट। सो दैट इज समथिंग दैट हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग इन आवर केस। एंड अगर आप टोबैको बिजनेस में रहते हैं एंड इट हैड बीन गोइंग ग्रेट, तो भी आप इतने हम्बल रहते हैं कि ज्ञान की वजह से ज्यादा रहे हैं? मुझे लगता है उसमें शायद फेलियर कम होते हैं, हाँ. तो कम हम्बल होते हैं। इसमें फेलियर ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा हम्बल होते हैं। राइट, या दैट मेक्स सेंस। तो कमिंग बैक टू द बिजनेस साइड ऑफ इट, कोई भी बिजनेसमैन या आपके केस में विच शुड बी योर फर्स्ट एम्प्लॉय, मतलब वो क्या मैनेज करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स पार्ट, या बैक एंड अगर पूरा मैनेज हो गया देन? जैसे आप पहले मार्केटिंग कर रहे थे, देन यू गॉट अ मार्केटिंग टीम, आई थिंक यू हैव अ टीम फॉर फाइनेंस एज वेल। सो आई थिंक बाकी सारी चीजें तो ऑन द वे क्रिएट हो जाती हैं। आई थिंक फाइनेंस इज वन पार्ट, या तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को हो, या फिर आप किसी प्रोफेशनल को लेकर के उस काम को करें, बिकॉज बिजनेस में पैसा बनाना ही सबसे बड़ा मेन काम है। और आप क्या कर रहे हो, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वेयर इज योर शिप गोइंग, इज समथिंग दैट ओनली अ फाइनेंशियली अवेयर पर्सन कैन एक्चुअली मेक आउट। एंड मुझे लगता है कि हमने अर्ली डेज में इस तरह के मिस्टेक्स काफ़ी किए, जहाँ पर कि हम लोगों ने मतलब धीरे धीरे करके इवॉल्व किया हम लोगों ने एक तरीके से कि फाइनेंशियली अवेयर ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक क्रिएट करने में। तो आई थिंक फाइनेंस इज वन पार्ट वेयर आई फील कि सबसे पहले हम लोगों को क्रिएट कर लेना चाहिए इकोसिस्टम्स का। आई एग्री, एंड मुझे लगता है कि बिजनेस जब इनिशियल स्टेज में होता है तो उसका एक ही काम होता है कि भैया किसी तरीके से ये बिजनेस जमीन से ऊपर उठ जाए और सरवाइव कर जाए। तो जो भी एम्प्लॉय उस चीज को करने में केपेबल है,
चाहे अगर आप लेट्स से अगर आप फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको प्रोडक्शन का आदमी चाहिए जो ऐसा कर सके. अगर आप स्कूल करने वाले हैं तो आपको प्रिंसिपल चाहिए. तो आई थिंक फर्स्ट एम्प्लॉय इज समवन आई जनरली प्रेफर कि अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम डिजाइन कर रहे हैं तो वी शुड स्टार्ट हायरिंग फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द बॉटम. क्योंकि टॉप वाला पर्सन विजन लेके आता है, थॉट लेके आता है. whoever is going to be at the top is the first person, if given a chance, we would like to hire. That's a very interesting thought. So we were talking about humility. जैसे जैसे आप ग्रो करते गए, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता गया, आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस थोड़े थोड़े चेंज होते रहे होंगे. सो वो कैसे रहा है? मतलब पहले आपने सोचा होगा कि ये कर लें, अरे ये तो हो गया, अब ये कर लें, दैट वे. देखिए बड़ा ये ट्रिकी और फिलोसफिकल क्वेश्चन है. तो जय, यू वांट टू गो फर्स्ट? हम लोगों ने जब स्टार्ट किया बिजनेस, तो मतलब डेयरी बिजनेस, तब हम लोग की एस्पिरेशन थी कि हम 100 करोड़ का बिजनेस क्रिएट करेंगे. एंड इट हैपेंड इन प्रीटी क्विक टाइम. तो फिर ये हो गया कि 500 करोड़ करेंगे, फिर 1000 करोड़ करेंगे. 1000 करोड़ टच करते करते फिर उस टाइम पर ऑडेशियस गोल अनुज देने लग गए कि $1 बिलियन करेंगे, $1 बिलियन करेंगे. मैं कहा पागल हो गया यार, तुम $1 बिलियन करेंगे यार, कोई मतलब तरीका ही है. सो मतलब 2025 तक का भी जब हम लोग को गोल लिखना था तो हम नंबर नहीं लिख पा रहे थे. तो हम लोग ये कर रहे थे कि मोस्ट लव्ड डेयरी कंपनी बनना है हमको. एंड व्हेन वी स्टार्टेड टचिंग अराउंड 2000 करोड़, तब उसके बाद मतलब ही वाज तो 2020 में ये $1 बिलियन बोलने लग गया था. बट यस, मुझे मतलब जब हम 2000 करोड़ का टर्नओवर अपने बिजनेसेस में टच करने लग गए, तब मुझे लगा कि $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है, एक रीजनल पावर हाउस बनाया जा सकता है. तो उस तरीके से तो मुझे लगता है कि विद एवरी स्टेज इन लाइफ यू डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज, एंड एज पर दोज न्यू कैपेबिलिटीज ऑब्वियसली यू स्टार्ट ड्रीमिंग अकॉर्डिंगली. और फिर आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो कितना कैसे डेवलप कर रहे हैं, उससे इंस्पायर होकर के भी आपके ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं. And we have been blessed to have a very good, positive set of friends who are actually doing very well in their lives. So we draw a lot of inspiration from them as well. Yeah. So yeah, I mean, it has kept changing for the positive, I would say. So I agree, ये $1 बिलियन काफी टाइम से बट मैं आपसे थोड़ा सा दूसरा करूंगा, आपको नंबर्स को छोड़ के पर्सनल लेवल पे बताना है. मैं वैसे ही पा रहा हूँ. तो $1 बिलियन तो देखिए है, जाहिर सी बात है कि बिजनेस करना है और इसको आगे बढ़ाना है. और मुझे लगता है कि जब तक हम बिलियन पहुंचेंगे तब तक कहीं ऑर्गेनाइजेशन $1 ट्रिलियन ऑर्गेनाइजेशन ना बनने लग जाए तो पता चलेगा कि फिर बेंचमार्क वो होगा. बट आई थिंक हर आदमी के लाइफ फेज में ड्रीम्स और एस्पिरेशंस चेंज होते रहते हैं. इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस तो पहले 20 साल मुझे लगता है कि केवल एक एस्पिरेशन होती है कि किसी भी तरीके से बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, बिकॉज दैट इज द सक्सेस पैरामीटर दैट यू हैव फॉर योर ओन लाइफ. आई थिंक ग्रेजुअली जैसे से एज हो रही है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, तो ये होता है कि अब हम सक्सेसफुल हो गए हैं, बिजनेसेस अब आगे बढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल्स आ गए हैं, व्हाट नेक्स्ट. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक हमारी जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की, दैट ऑल्सो स्टार्ट शेपिंग अप. एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड दैट एज अ फैमिली, जब हम कायमगंज में भी थे तब कई सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा चैरिटी पोर्टफोलियो वहाँ पे रन करता है वहाँ की सोसाइटी को इम्पैक्ट करने के लिए. तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बिजनेस में जितना सक्सेसफुल होते हैं उतना आपको चिंता बिजनेस से ज्यादा सोसाइटी की ओर होने लगती है. And that is one change that I see happening in us as a family. And I think जो बच्चे आएंगे वापस, उनकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस वापस वहीं से शुरू होंगी जहाँ से हमारी थी. And they will eventually migrate and graduate to the level that we have. अगर मुझसे आज से 5 साल 10 साल पहले कोई पूछता भगवान, स्पिरिचुअलिटी या सोसाइटी या डोनेशन या सारी चीजें, तो मेरे व्यू पॉइंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं. अब धीरे धीरे मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के. तो आई थिंक दैट इज वन चेंज दैट आई एम सीइंग. राइट. आई थिंक एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मिस हो गया, वो गोल्फ. You both are golf passionate. So we both have been playing golf, and
कुछ साल पहले हमारी कॉन्वर्सेशन जो गोल्फ कोर्स पर होती थी, एंड वी यूज्ड टू प्ले वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अनुज अभी भी रेगुलरली खेलता है, मैं ऑन एंड ऑफ हूँ, बट कॉन्वर्सेशन हमेशा ये होती थी, भाई धंधा उतना ही करेंगे कि गोल्फ नहीं छूटनी चाहिए। हाँ, ठीक बात है। So this was, yes, to control those aspirations. नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि भाई अब नंबर्स का कोई एंड तो होना नहीं है। एग्जैक्टली। बिलियन, 2 बिलियन, 10 बिलियन, ट्रिलियन। मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया के टॉप 2 रिचेस्ट को भी लेंगे तो उनको भी आपस में ये होगा कि उसके ज्यादा होगा, उसके कम हो गए, तो वो नहीं खत्म होना। तो उतना जरूर करना है कि जितना सक्सेसफुल हो, बाकी थोड़ा सा जिंदगी में आराम भी चाहिए। You have to have that hook. Yeah. And you were telling about one more story about when you realized you made it. हाँ, so this was very interesting thing. I mean, हम लोग जब मुंबई महबूब स्टूडियोज में when we onboarded Kareena as our brand ambassador, तो हम लोग एड शूट के लिए गए थे। तो मी, अनुज एंड ऋतु, हम तीनों लोग ही गए थे, और बहुत मतलब एक्साइटिंग था हमारे लिए। पहली बार हम किसी फिल्म स्टूडियो में जा रहे थे, एंड यू नो मतलब ऑन आवर ओन मनी। तो एंड सिंस इट वाज एड शूट फॉर आवर कंपनी, तो जितना पैराफर्नेलिया सेलिब्रिटी के अराउंड था उतना ही पैराफर्नेलिया हमारे अराउंड भी था, क्योंकि you were paying for it. because we were paying for it. And जब हमने मतलब फिर हम बिहाइंड द कैमरा बैठ करके हम एड शूट होते देख रहे हैं, एंड यू नो दैट बॉलीवुड ए-लिस्टर टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट एंड द होल थिंग हैपनिंग, इट वाज काइंड ऑफ अ सररियल एक्सपीरियंस। एंड फिर उसके बाद लंच करने के लिए फिर बाहर हम एक वैनिटी वैन में जा करके बैठ के, तो हम 3 लोग ही बैठे हुए थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोड्यूसर था वहाँ पर। तो यही डिस्कशन हो रही थी कि यार कब सोचा था हमने लाइफ में कि इस तरीके से हम स्पेस हायर करेंगे फिल्म स्टूडियो में, एंड एक बॉलीवुड ए-लिस्टर होगा जो हमारे ऐड को शूट कर रहा होगा, और हम किसी वैनिटी वैन में बैठ करके इस तरीके से लंच कर रहे होंगे। सो आई थिंक दैट वाज अ सररियल एक्सपीरियंस, एंड really that feeling of having made it, I mean that was a very interesting. So अच्छा, आप लोगों ने अपनी पर्सनल सैक्रिफाइस के बाद बताया था कि यू वांट टू बी विद योर फैमिली एंड यू वांट टू ट्रैवल। डू यू बिलीव कि इस लेवल का बिजनेस खड़े बनने के बाद किसी पॉइंट पे इतना ऑटोमेट हो सकता है कि यू कैन टेक अ 6 month sabbatical टू लाइक ट्रैवल, एंड यू कैन टेक अ 6 month sabbatical टू लाइक बी एट योर होम? हम आज भी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत हिल सकता है बिजनेस इधर उधर, बट वी हैव लार्जली प्रोफेशनलाइज्ड बिजनेस। आई मीन शुरू से ही हम लोगों का फोकस इस चीज़ पर रहा कि वी हैव टू गेट द राइट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स, एंड इन आवर dairy and cattle feed business, right from the word go, we have hired such professionals who can run the business. okay. And मतलब cattle feed business is still young, तो इसलिए वो अभी उतने टाइम तक हम नहीं छोड़ते हैं, बट डेयरी में तो मतलब when our mother was contesting elections, तो 2 महीने के लिए हमारे अनुज चले गए थे उनको इलेक्शन लड़वाने के लिए। अच्छा। कंपनी was functioning, and sometimes it functions better without us. भाई अब तो एचओडी कहते हैं भाई कम इंटरफेयर करो थोड़ा। बट आई थिंक एक बैलेंस क्या है कि मुझे लगता है कि 6 महीने छुट्टी और 6 महीने काम इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मतलब यू शुड लिव योर लाइफ बाय डिजाइन। मतलब अगर आपने डे डिजाइन कर लिया अपना, कुछ टाइम खेलने के लिए चाहिए, कुछ टाइम आपको बिजनेस के लिए चाहिए, कुछ टाइम फैमिली के लिए चाहिए, और कुछ टाइम साल 6 महीने में जब भी आप चाहते हैं तो आपको घूमने फिरने के लिए चाहिए। तो कोई भी चीज एक्सट्रीम मत करो, सारी चीज मॉडरेशन में करते रहो, तो मुझे लगता है हर चीज के लिए टाइम है। और जैसे ही अगर आपने एक तरफ किसी भी तरफ से एक्सट्रीम बेंड किया, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ का दूसरा हिस्सा फिसल जाता है। तो बहुत बिजनेस पे बहुत ध्यान दिया, बच्चे फिसल जाते हैं, फैमिली फिसल जाती है। तो इट्स सिंपलर इफ वी कीप इट सिंपल बाय डिवाइडिंग टाइम एंड एलोकेटिंग इन एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड वे। राइट। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट अ रैपिड फायर। कभी ऐसा हुआ है कि लखनऊ में, मतलब अभी तो ज्ञान के आपको सारे प्रोडक्ट्स पता हैं, बट आप कहीं कुछ खाने गए हो, बाद में आपको पता चलो यहाँ तो अपना ही प्रोडक्ट यूज हुआ, एंड द बेस्ट थिंग यू लाइक, मतलब कोई ऐसी चीज जो आप खाते हो आपको पता हो कि ज्ञान ही यूज हो रहे हैं यहाँ पे? So, I mean, I have been a great fan of Ram Asare ki Gilori.
सो मैं एक बार वहाँ पर शॉप पर गया खरीदने के लिए, तो जो ओनर हैं उनके, तो ही मतलब थे, नाउ ही इज पास्ड अवे, पंकज भैया, एंड आई डिडंट नो हिम, मुझे पता नहीं था कि ये ओनर हैं यहाँ के। एंड उन्होंने मतलब ही गॉट टॉकिंग कि क्या करते हो बेटा, कहाँ से आए हो, ये है वो है। एंड देन आई सेड ज्ञान डेयरी। सो ही सेड कि अरे हमारे यहाँ की जो गिलौरी है वो तुम्हारे यहाँ के दूध के बगैर नहीं बन पाती है। अच्छा, हाँ, तुम्हारा ही दूध हम लगा करके अपने गिलौरी बनाते हैं। एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी, आई मीन इट वाज अ गुड थिंग। एंड पंकज भैया वाज अ ग्रेट मैन, ही यूज्ड टू गाइड अस अ लॉट। और काफ़ी मतलब शुभचिंतक, जो असली शुभचिंतक होते हैं, जिनको मतलब एंड प्लेटोनिक रिलेशनशिप थी। शायद हम 2 बार मिले होंगे, उसके अलावा बात सारी हमारी फ़ोन पर ही होती थी। अच्छा, एंड वी शेयर्ड सम, I mean, we shared a very good relationship. But that was a very interesting time when I got to know कि यार ये तो हमारे दूध से बन रही है। सो मेरे दो इंसिडेंसेस। एक संडे को मैं गया, मुझे छोले भटूरे पसंद है, अच्छा, तो 56 भोग के छोले भटूरे खाए। एंड आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस आई वाज विद फ्यू फ्रेंड्स, मैंने कहा कि पूछते हैं कि भाई ये कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं काउंटर पे गया, मैंने कहा कौन सा घी। तो पहले तो किसी से पूछो घी कौन सा कर रहे हैं तो डर जाते हैं बेचारे काउंटर वाले, उनको लगता है पता नहीं क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो खैर, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग दैट दे वर यूजिंग आवर घी, सो दैट मेड मी फील रियली प्राउड एंड नाइस। एंड ऐसे ही सिमिलरली एक दिन सुबह बन मक्खन खाने के लिए गए हुए थे, चाय और बन मक्खन। तो येलो बटर का मक्खन, बन मक्खन कुछ कम मिलता है लखनऊ में, बट कुछ जगहों पे मिलता है। हजरत लाल बाग में एक शॉप है, अदरवाइज न्यूट्रलाइट ज्यादा यूज, अदरवाइज तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो मैंने आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस अगेन पूछा कि भाई आपने कौन सा मक्खन इस्तेमाल किया है। तो उसने जिस प्राइड से बताया ना कि हम ज्ञान मक्खन इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कहा ये अब मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि इसका प्रोडक्ट भी बढ़िया और अपना प्रोडक्ट भी बढ़िया है। So, वो एक और मोमेंट होगा when you realize कि made it. yeah, probably. So let's do a quick rapid fire. लखनऊ में आपका फेवरेट मोहल्ला कौन सा है? हजरतगंज। हजरतगंज। सेम। स्ट्रीट फूड सबसे बेस्ट लखनऊ का जो लगता हो? I love Raman dosa. I mean, there's this dosa place in Sadar. It's a thela, and I just love that place. So in the winters, I generally, me and my wife, we go for breakfast to Raman dosa corner. Right. छोले भटूरे, 56 भोग? छोले भटूरे 56 भोग। Okay. What's the first thing that comes to your mind when you hear the word Kanpur? Birhana Road. पान मसाला एंड सब्जी मसाला। And for Lucknow? Chowk. गिलौरी। Gilori. A local Lucknow brand which like you are inspired by or which you love apart from your own? I think the Hazelnut Factory. They have done a fantastic job in terms of creating a new brand, right, from the ground up. So that is fantastic. I think Shalimar Real Estate. What they have done in real estate is something, I mean, the kind of infrastructure that they build is really inspiring. A person you want to meet? Could be dead or alive, like from any timeline. Yeah. Mahatma Gandhi. J.R.D. Tata. Oh, okay. Right. The best business advice you have ever been given? Collate करनी पड़ेगी. Best business. For me, the best business advice is don't give an advice till the time you're not asked for it. आप बता दिए, आपने जो एडवाइस दी वो भी चलेगा. So the best business advice that I've got is that you cannot get back the money once you have lost it. Okay. So कोई लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए. राइट. एंड कई सारे स्टार्टअप्स में ये चलता रहता है ना, स्टार्टअप कल्चर में, कि यू बर्न मनी एंड देन यू अर्न मनी. सो हमने भी किया, बट आफ्टर दैट वी गॉट दैट एडवाइस कि मनी वंस बर्न्ड कैन नॉट बी अर्नड. True that. व्हाट इज गॉन इज गॉन. सो वी बिकेम माइंडफुल.
not to lose money. Right. What's that one book every entrepreneur should read? Essentialism. What's that about? And it talks about that if you choose to do something, Mhm. you're choosing not to do something as well. So you have to be very clear what your priorities are. And in business, so they talk about a concept called paradox of success. Okay. So what इसका मतलब क्या होता है कि जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो तब आपको रोज नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो आपको मिल केवल इसलिए रही होती हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो। और जैसे जैसे आप उन अपॉर्चुनिटीज को लेते जाते हो और जरूरत से ज्यादा लेते जाते हो तो वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना ही आपके फेलियर का कारण बनता है। तो पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस इज अपॉर्चुनिटी मिलनी उसी को जो सक्सेसफुल है और फेलियर भी उसी वजह से होना है क्योंकि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। Wow. So you have to be mindful about what you are choosing is the basic concept of essentialism. Wow. I'm gonna read that. For me, it's good to great. Okay. And the reason that I love the book is because it is based on some very intense research on the concepts. And the main concept that it is built around is level 5 leadership. And you were asking about humility and all these things. So level 5 leadership talks about that only. Oh wow. You have to be humble and you have to be understanding. And एक level 5 leadership का अपना एक concept है. So I would suggest every entrepreneur, every leader, people in commanding positions in business should read the book. Good to great. So I've got my weekend sorted with 2 books. What's that one thing you would buy when you are a $1 billion company on an individual level? When we are a $1 billion company, Huh. nothing. Nothing? I can buy everything today that I need. Okay. For you? No, I think buying stuff is not a part of the bucket It could list. be a buying an experience as well. Yeah. I think we are experiencing all the good things that we want. वो हर साल bucket list में कुछ ना कुछ tick off हो जाता है. Mhm. So I think no. I mean the success is something that needs to be ticked off. Right. It's a byproduct. Yeah. I mean, it'll happen. And luckily, there's nothing in the world that if we need, we have the means to buy it. So we are lucky that way. Right. And when making a decision, data or gut feeling? Would love data, Mhm. but we generally go by gut feeling and we try to validate it with data after that. अच्छा ये इसलिए सही हो गया क्योंकि डेटा बोल रहा था. हाँ, I think every entrepreneur is like that. पहले डिसाइड कर लेते हैं ये करना है, फिर कहते हैं कि अब देखो डेटा इसके लिए लेके आओ, इसको कैसे सही कर दिया जाए. Right. Same for you? Same for you. Gut. Right. And what kind of content do you watch online? History. History? Yeah, I also watch a lot of history and especially World War II movies. Oh, I love them. And my wife hates it because वो बहुत slow, धीरे धीरे चलने वाली है. हिटलर उसमें मर ही नहीं रहा है. वो वाली मूवी चलती रहेंगी. So, I love watching that. Right. What are your thoughts on the Lucknow stories? ये self promotion है थोड़ा सा बट हाँ, नहीं ठीक है. I think it's a fantastic platform. Discusses all the relevant stuff. And good for Gen Z people. Yeah. I think it's a great thing. And why great? Because again, as a society, मैं देख रहा हूँ entrepreneurship को हम as a country celebrate करने लग गए हैं. right. And if young people who are starting their journey, अगर उनको इस पूरे कॉन्वर्सेशन से कुछ 2-4 चीजें भी ऐसी लगती हैं जिसे वो शायद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए या उसकी वजह से वो कुछ जो गलतियां करने वाले थे वो बचा पाए, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग एंड इट्स अ गुड टाइम पास आल्सो टू लिसन टू स्टोरीज. सो ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द पॉडकास्ट. बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था एंड डेयरी इंडस्ट्री के बारे में भी काफी पता चला. एक एंटरप्रेन्योर के अराउंड फिलोसफिकल कितनी चीजें चलती हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द थैंक यू सो Thank मच. you so much. थैंक यू. प्लेजर.